वही पिछले 3 दिनों की कहानी, दिन की ऊंचाइयों पर खुलकर दिन के निचले स्तर पर आते हुए बाजार और मुनाफा वसूली का दबाव। बड़ा सवाल ये कि हफ्ते के आखिरी दिन, आखिरी 1.5 घंटे में कहीं कोई रिकवरी आएगी या फिर दिन के निचले स्तरों पर भी होंगे हम बंद। लेंगे इसी सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि गिरावट के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है बताइए। कौन आप या मैं? आज तो बाजार है। नहीं, लगता तो हम दोनों ही हैं। मैं यही सोच रहा हूँ कि ज्यादा लाल आप हैं या ज्यादा लाल मैं हूँ, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये कमाल होता है। वो डबल हो गया, डबल ट्रबल हो गया। और में 7 पॉइंट नीचे निफ्टी, कोई खास आपको नीचे नहीं दिखता है। 100 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स नीचे नहीं दिखते हैं, और नहीं 15 पॉइंट ऊपर हरे निशान में सेंसेक्स तो नीचे लगे। लेकिन जिस तरह से खुले वहां से लगातार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जो आती दिखी, वो थोड़ा सा मूड बिगाड़ने वाली है। अब तक की बड़ी बातें बता दीजिए। यस सर, बिल्कुल। आइए, दिन के निचले स्थानों पर बाजार है 100 अंक ऊपर से फिसल कर निफ्टी 17,725 के सपोर्ट लेवल के आसपास आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी तो थोड़ा कुछ अहम लेवल को तोड़ता हुआ, और वो लेवल है आपके लिए 41,000, उसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से लगभग बैंक निफ्टी 600 अंक फिसल चुका है। मेटल इंडेक्स जो कल का स्टार परफॉर्मर था, आज गिरने में सबसे आगे, 2% नीचे। फार्मा रियल एस्टेट शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग है ही। आईटी शेयर फिसलते हुए दिख रहे हैं। सुबह सुबह मिड कैप शेयर बड़े मजबूत थे, निकल गई हवा सारी, गए काम से, जोश निकल गया। आधा परसेंट 1% नीचे है। हाँ, ऑयल एंड गैस थोड़ा मजबूत है क्योंकि कच्चा तेल ऊपर है। इंफ्रा, पीएसयू कंपनी, हाँ आज सारी की सारी खरीदारी 2 ही जगह, एक सरकारी कंपनियों में, दूसरी ऑटो कंपनी में। ये 2 इंडेक्स मजबूत है, बाकी सबकी हालत बड़ी पस्त है। और डाउ फ्यूचर्स हरे निशान से लाल निशान में 50 ऊपर थे, अब 100 नीचे है। ये तो एक वक्त 200 भी नीचे हो गए थे, तो रिकवर होकर 108 पॉइंट नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है। नेस्डेक फ्यूचर्स 135 अंक नीचे है। यूरोप 1% तक कमजोर है। ये अब तक का हाल बाजारों का, या बेहाल जो आप कहना चाहिए, हाल है या बेहाल है, आपकी मर्जी पर। अगर आप शॉर्ट साइड पर हैं तो आपको बाजारों को हाल दिख रहा है, लॉन्ग साइड पर तो आपको बेहाल नजर आ रहा है। बिल्कुल। रुपया भी गेंस गिव अप कर चुका है सर। 1 पॉइंट पर ऑलमोस्ट 20 पैसे मजबूत हो गया था, अब आपको सिर्फ 4 पैसे की मजबूती दिखा रहा है। रुपया भी ऊपर से फिसला है। कैसे समझना है? बिकॉज आई थिंक लगातार चौथा ऐसा सेशन है अनिल जी जो आप अच्छे खुले हैं, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हैं, बट ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आज तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रॉस भी करे थे, पर वहीं से फिर से 17,800 18,000 का फोबिया, हाँ वो बैठ चुका है, बैठा हुआ है ना। अब इसको पार करने के लिए कुछ और, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बड़ा चाहिए। ज्यादा बोल दिया, 4 चीजें कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ बड़ा, और कुछ और चाहिए। अब ऐसा ट्रिगर चाहिए जो हमें नहीं पता। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, हमें पता है। डॉलर इंडेक्स 110 है, हमें पता है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड 4% के नीचे, हमें पता है। जो नहीं पता वो चाहिए। ये जो पता है उस पर तो रिएक्शन दे चुके हैं, नहीं दे रहे हैं, तो फिर कुछ ऐसा चाहिए जिसपे, सो आई डोंट नो अब वो अगला नेक्स्ट ट्रिगर क्या होगा। लेकिन हाँ, जो सुबह हमारी बात हुई थी नवंबर सीरीज को लेकर, 17,800 18,100 कंजेशन जोन है। इस रेंज में जब तब प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। फ्रेश और बड़ी तेजी तब बनेगी जब 18,100 के ऊपर निकलकर आप टिक जाए। नीचे 17,400 17,600 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। फ्रेश कमजोरी तब होगी जब आप 17,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तब तक इस रेंज में हमें टाइम वाइज करेक्शन से मेरा मतलब ये है, वैसे तो जी बिजनेस के सारे दर्शक जानते हैं, लेकिन कई बार हर रोज नए दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते हैं। टाइम वाइज करेक्शन वो होता है जिसमें बाजार कहीं नहीं जा रहा, वहीं का वहीं पड़ा है, वक्त बिता रहा है, और दोनों तरह के लोग। ओह, 1 मिनट रुकिए, ये तो बाद में भी हो जाएगी। दीप, मारुति, हाँ पहले मारुति 2,000 करोड़ के अनुमान के सामने 2,060 करोड़ का आंकड़ा मुनाफे का आया है। पहला आंकड़ा है मुनाफे का, स्टैंड अलोन मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। बाकी डेटा भी हम इंतजार कर रहे हैं आ जाए मारुति के। 1.5% मारुति का स्टॉक ऊपर नजर आ रहा है, 9,160 के आसपास। देख लेते हैं और क्या क्या डिटेल्स आपके सामने आती दिख रही है। तो मारुति के रिजल्ट को लेकर पहली नवंबर जी सर 20,540 करोड़ से आय इनके बढ़कर आई है 29,931 करोड़, और 9,000 करोड़ आय बढ़ी है, 9,500 और अनुमान से बेहतर आई है, क्योंकि हमारा अनुमान था 29,550 करोड़, तो अनुमान से भी बेहतर आय आती हुई दिखी है। तो जो एक्सपेक्टेड लाइंस थी आय, उस पर आपको आय आती हुई दिख रही है। बहुत ही अच्छा आंकड़ा है। टॉप लाइन देखो, टॉप लाइन बहुत ही बढ़िया है, और बॉटम लाइन भी थोड़ा अनुमान से बेहतर ही है। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही अनुमान से बेहतर आई हैं, ये अच्छी बात आ रही है मारुति की तरफ से। देखना पड़ेगा कि कॉस्ट कंट्रोल कैसे रहा है। वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनिल जी कि मार्जिन्स डबल होंगे, यानी कि 4.2% से बढ़कर मार्जिन्स 9.3% आने चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है।
उसी की रेंज में लग रहा है। इन फिगर्स को देख के मार्जिन आपके आने चाहिए। और कामकाजी मुनाफा भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3.25 गुना बढ़ सकता है। 855 करोड़ से 2750 करोड़ का कामकाजी मुनाफा यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकता है। लग रहा है मार्जिन से 9.3-9.2% की रेंज में आने वाले हैं। इसको जस्ट हमारी टीम कैलकुलेट करके आपको बताएगी। बट फर्स्ट प्रिंट अनिल जी लग रहा है कि अच्छे नंबर्स आए हैं। अनुमान मुताबिक आप कह सकते हैं कि थोड़ा अनुमान से बेहतर ही आए हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन थी मारुति की डिलीवर करने की, वो डिलीवर करी है। तो कुणाल जी को लगाया जाए काम पे या किसको लगाएं? सुबह मारुति कौन ज्यादा बुलिश थे सुबह? अच्छा, कॉल तो किसी का नहीं था। कॉल तो नहीं था। ठीक है कुणाल जी, चार्ट देखिए मारुति के जल्दी से। अनिल जी देखिए, मेरे और राकेश जी का ऑटो इंडेक्स पर कॉल था और मारुति पर भी बुलिश है। और मारुति पर अनिल जी एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं, जिसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल आपको डेली चार्ट्स पर नजर आ रहा है। तो मारुति में अनिल जी और दौड़ लगाने की ताकत दिखती है। जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। 9200 पर अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख ले। मुझे 9400 के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। 9200 का स्तर फ्यूचर्स में रखें स्टॉप लॉस, 9400 का लक्ष्य होगा। खरीदारी की राय कि तो सब ठीक है कुणाल जी, लेकिन आपने जो चार्ट का विश्लेषण किया उसमें एक सेंटेंस भी नहीं, एक शब्द का ही फर्क है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल अनिल जी, मैं मना भी करूंगा तो भी आप करेंगे ही। तो अनिल जी बताइए। 100%। तो मैं आपकी रेस्पेक्ट बढ़ाने के लिए मैंने आपसे अप्रूवल मांगी है। तो ये है मामला। आपने कहा कि डेली चार्ट के क्या कौन सा सोर्सर क्या बताया था आपने? वो डेली चार्ट के सोर्सर पर बुलिश सॉसर। एक मिनट वो वाक्य फिर से दोहराएं कृपया प्लीज। अनिल जी, डेली चार्ट पर बुलिश सॉसर का परफेक्ट एग्जांपल, शानदार नमूना अनिल जी देखने को मिल रहा है। आपके जो डेली चार्ट पर जो सोसर बनता है, हमारे डेली चाय पर वो सोसर बनता है। तो फर्क चार्ट और चाय का रह गया। बाकी सोसर तो हमारा भी बन जाता है, लेकिन हमारा चार्ट पर नहीं, चाय पर बन पाता है। तो क्योंकि हमें चार्ट आता नहीं है। जी एक सॉसर और होता है अनिल जी। कौन सा? उड़न तश्तरी। हाँ, उड़न तश्तरी। यस फ्लाइंग सॉसर। हाँ अनिल जी, वो बन रहा है यहाँ पर। अच्छा, वो बन रहा है। ओह, फिर तो वाकई में कुछ बड़ा ही होगा। चलिए, मारुति के रिजल्ट्स आपके सामने और बढ़ते आगे। मारुति के बाद एक बार ट्रिगर्स देख लिए जाए और कोई डिटेल्स आई तो बता दें। बैंग इन लाइन आए नंबर सर। और आपका जो कामकाजी मुनाफा है बिल्कुल अनुमान मुताबिक आए। करोड़ का कामकाजी मुनाफा है और 9.3% है। तो अनुमान मुताबिक मारुति के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आय और मुनाफा अनुमान से थोड़ा बेहतर ही आया। तो अच्छे नंबर्स माने जाएंगे अनिल जी मारुति के। और डिलीवर करा, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन थी, जो स्टॉक में रनअप हमने देखा था, वो नंबर्स आपको डिलीवर करते हुए दिख रहे हैं मारुति के लिए। आइए फिर खबरें और ट्रिगर्स। टीम है तैयार, कुशल नुपुर दोनों है हमारे साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में अभी भी डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आने बाकी हैं निफ्टी से, और एफ स्पेस से इंटेलेक्ट डिजाइन, टाटा पावर, वेदांता और बंधन बैंक, ये 4 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी वर्चुअली एड्रेस करेंगे एक भूमि पूजन सेरेमनी की गैदरिंग को। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील गुजरात में अपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी के लिए यहां पर भूमि पूजन होता हुआ दिखेगा। साथ ही कल के दिन में रिजल्ट्स में निफ्टी से एनटीपीसी और एफ&ओ स्पेस से आईओसी भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। जहां तक सोमवार की बात है, यहां पर निफ्टी से भारती एयरटेल, एल&टी और टाटा स्टील, 3 कंपनियां अपने नंबर्स निकालते हुए दिखेंगे। साथ साथ आपको विष्णु केमिकल्स पर ध्यान देना है। स्टॉक स्प्लिट और साथ साथ नतीजों को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है। एलटी फूड्स पर भी नजर है, क्योंकि यहां पर बोर्ड बैठक होगी फंड जुटाने पर। तो देखना होगा कि किस तरीके से और कितना फंड ये जुटाते हुए नजर आते हैं। सुवेन लाइफ साइंस, इनका भी राइट्स इशू खुलता हुआ नजर आएगा 31 अक्टूबर से ही, और ये 10 नवंबर तक इनका राइट्स इशू खुला रहेगा। इनफैक्ट आईपीओ में डीसीएक्स सिस्टम, जिसके मैनेजमेंट से आज हमने बात की, इसका आईपीओ भी खुलेगा 31 तारीख को। 2 नवंबर तक ये आईपीओ इनका खुला रहेगा। इशू साइज 500 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 197 रुपए से 207 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कुछ एक्स डिविडेंड भी होंगे स्टॉक्स, जिसमें एशियन पेंट्स, नेस्ले और कोलगेट पामोलिव शामिल हैं। एंड ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप फोकस में रहेगा, क्योंकि इसके अक्टूबर महीने का एक तो सीपीआई आंकड़ा और साथ ही जीडीपी, ये दोनों नंबर्स इनके भी आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आइए, नुपुर भी हमारे साथ खबरें और नतीजे बताने के लिए। नुपुर, गुड आफ्टरनून। नतीजे कुछ इंपॉर्टेंट आए हैं आज?
गुड आफ्टरनून। मारुति के अभी जो नतीजा है वो काफ़ी बढ़िया थे। उसके अलावा कैश से देखें तो वर्धमान टेक्सटाइल्स के नतीजे का मिले जुले आते दिखे। जो कंसोलिडेटेड आय है वो तो इस बार बढ़कर आई है, 2380 करोड़ से बढ़कर 2470 करोड़ के आसपास होती दिखी, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा था वहाँ भारी गिरावट इस बार आती दिखी है। 670 करोड़ से घटकर इस बार 360 करोड़ के आसपास ये मुनाफा था और मार्जिन 14.5% के इस बार आते दिखे। पिछले साल 28% के आसपास के थे। पंजाब एल्कलीज की बात करें तो कंपनी इस बार पिछले साल कंपनी ने घाटा किया था 37 करोड़ का, वो इस बार मुनाफे में आ चुका है। 41 करोड़ का मुनाफा आते दिखा है इस बार। और जो कंसोलिडेटेड आय है वो हालांकि थोड़ी सी कम आती दिखी है। सुमिटो केमिकल्स की बात करें तो जो मुनाफा है वो बढ़कर आया है इस बार, 154 करोड़ से बढ़कर 201 करोड़ के आसपास है और जो आय है वो भी 910 करोड़ से बढ़कर 1122 करोड़ के आसपास आती दिखी है। रैमको इंडस्ट्रीज जो कंसोलिडेटेड आय है वहां पे हमने देखा कि थोड़ी सी फ्लैट आती दिखी है। 304 करोड़ पिछली बार थी, वो अब 311 करोड़ है। मुनाफा भी 31 करोड़ था पिछले साल, जो अब 33 करोड़ के आसपास है। NIIT लिमिटेड की बात करें तो यहाँ भी मिले जुले नंबर्स आते दिखे। कंसोलिडेटेड आय इस बार बढ़कर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा काफी इम्पैक्टेड हुआ है इस कंपनी का। 72 करोड़ से घटकर इस बार 56 करोड़ रह गया और जो मार्जिन है वो 23% के थे पिछले साल, वो कम होकर 14% के आसपास आते दिखे। टीटीके हेल्थकेयर की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी बढ़िया नतीजे आते दिखे। कंपनी की जो रेवेन्यूज है वो 150 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ के आसपास दिखी और जो मार्जिन है वो भी 1.7% से बढ़कर 2.4% के आसपास आते दिखे। इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट वीक काफ़ी सारे IPOs आने वाले हैं, तो बिकाजी फूड्स का IPO नेक्स्ट वीक ओपन होगा, 3 से 7 तारीख तक ये IPO खुला रहेगा। और ब्लॉक डील्स से देखें तो गेल के 21 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए सुबह से। कोल इंडिया में 11 लाख शेयर्स और इन्फीबीम एवेन्यूज के भी करीबन 18.5 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिखे सुबह से। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें जिनके दम पर आज दिखेगा एक्शन। बड़े सौदे होने का सिलसिला जारी है, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ चुका है हमारे साथ। कुणाल जी राकेश जी के साथ तैयार है सुमित जी, किरण जी तैयार है, हिमांशु जी और साथ ही साथ सीमी भौमिक जी की हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में। विजय चोपड़ा साहब भी आते ही होंगे, बस इंतजार है कैमरे के सामने। आइए शुरुआत करते हैं कुणाल जी और राकेश जी के साथ चार्ट कॉर्नर का। बिल्कुल बताएं सर। अनिल जी देखिए, हमारी खरीदारी की राय है बाजार के दिग्गज रिलायंस पर। जिस तरह से बैंक निफ्टी में हम करेक्शन देख रहे हैं, अगर मान लीजिए रिलायंस इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो आज बाजार में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती। रिलायंस का चार्ट स्ट्रक्चर अनिल जी देखें तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। नीचे के लेवल्स पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि 2650-2700 के लेवल्स रिलायंस दोबारा रिक्लेम करेगा। तो मौजूदा स्तरों पर रिलायंस बाय करके चलने की राय है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है रिलायंस का। नतीजों के बाद स्टॉक गिरा था, एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था और आज इसके अंदर एक बियर ट्रैप हो रहा है। परफेक्ट केस है, शॉर्ट ट्रैप का केस है, फ्रेश लॉन्च का गुड कैंडिडेट है, शॉर्ट कवरिंग का गुड कैंडिडेट है। 2500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करें। 2566 2566 पहला टारगेट, 2600 दूसरा टारगेट और रिलायंस है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, तो रिलायंस खरीदारी करने की राय है। तो बंसल जी, अगर रिलायंस चलेगा तो फिर निफ्टी नहीं गिरेगा? यानी जी गिरने को तो क्या है, कोई दूसरा आप गिरना शुरू हो जाए, इन्फोसिस गिरना शुरू हो जाए या TCS गिरना शुरू हो जाए, लीवर गिरना शुरू हो जाए तो अनिल जी वो तो अलग बात हो जाती है। बट रिलायंस सपोर्ट देगा अनिल जी, मतलब कि वो होता है ना ऑक्सीजन सिलेंडर का अनिल जी काम करेगा मार्केट के लिए ये। ओके, तो रिलायंस कम से कम सपोर्ट देने का काम कर सकता है, इतना क्लियर कट नजर आ रहा है। तो चलिए बढ़िया है, ये है आपके लिए राय इस वक्त रिलायंस पर। आज सुबह से रिलायंस बड़ा मजबूत नजर आ रहा है और लगातार खरीदारी होती दिख रही। 2-2.5% तो मजबूत सुबह से है ही। और डीपीए गिरने नहीं दे रहा ज्यादा। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर रिलायंस नहीं होता मजबूत, हाँ, तो निफ्टी ऑलरेडी 17,600 के आसपास पहुंच गया होता है। करेक्ट। सो इतने सपोर्ट के बावजूद हालत बड़ी खराब है। एनीवे, चलो देखते हैं। तो साइड काउंटर्स में सप्लाई है आज। जी सर, इंडेक्स को कुछ हद तक मेंटेन और मैनेज करके
ये है आपके लिए रिलायंस पे खरीदारी करने की राय। बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। आइए हिमांशु जी, स्वागत है आपका, बताएं सर क्या है इरादा। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, पहले तो एक छोटा सा अपडेट। लास्ट वीक मैंने एक एक्सीडेंट कैंडिडेट की बात की थी, बलरामपुर चीनी की, और क्लियर कट ये बात मेंशन की थी कि ये स्टॉक जिस तरह का पोजीशन है, एक बड़ी गिरावट दिखाने का पोटेंशियल है। और आज के सेशन में अनिल जी स्टॉक लगभग 6% डाउन है, 310 रुपये के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि वहाँ पर और गिरावट अभी देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल अभी खरीदारी से बचें वहाँ पर। दूसरा जो अभी यहाँ पर अनिल जी मुझे जो शॉर्ट साइड का एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। और यहाँ पर भी अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है और स्टॉक शायद 300 रुपये की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्यूचर्स के लेवल लगभग 317.50 318 के हैं करंट लेवल्स। 320 रुपये तक भी कोई उछाल मिलता है तो वहाँ पर पोजीशन को ऐड करके चलें, शॉर्ट पोजीशन बनाएं। 324 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ चंबल फर्टिलाइजर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। पहला टारगेट 310 रुपये और दूसरा टारगेट 304 रुपये, और ये दोनों टारगेट 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। ये एक चीज बताइए हिमांशु जी, लगता है क्या थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा दिख रहा है अभी, क्योंकि इंडेक्स उतना कमजोर नहीं होता दिख रहा है, लेकिन काउंटर्स पे जैसे आपका शॉर्ट कॉल आया तो कुछ ऐसा कोई अलग संकेत दिख रहे हैं आपको? अनिल जी, ना केवल आज बल्कि पिछले 3-4 सेशन से ये विजिबल है। मतलब अगर आप देखें तो एक दिन एक्सिस बैंक 8-10% ऊपर था तो बैंक निफ्टी ऊपर था। एक दिन कोई और बड़ा स्टॉक आप 5-7% ऊपर था तो जिसकी वजह से बाजार रुका था। लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ा सा कहीं पर रुकता है तो ब्रॉडर मार्केट में जो स्पेशली जो स्टॉक्स बिल्कुल बहुत स्ट्रांग मोमेंटम में नहीं है उनमें गिरावट विजिबल है। और एक और ऑब्जर्वेशन है कि अपार्ट फ्रॉम फ्यू लीडर्स, मतलब बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप निकाल दें तो फिलहाल ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि अगर निफ्टी 18,100 के ऊपर चलेगा तो लीडरशिप कहां से आएगी। तो फिलहाल थोड़ा सा मिक्स है अनिल जी व्यू, मुझे लगता है ऐसा। राय आपके लिए इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर हिमांशु जी की चंबल फर्टिलाइजर कमजोर होता हुआ एक काउंटर यहां पर बिकवाली करने की राय। बढ़ते आगे, सुमित जी तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक पुट लेने का सलाह रहेगा। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 263 रुपए, 263। आईटी सेक्टर के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका नाम है बीसॉफ्ट के अंदर सेलिंग प्रेशर है और यहां से गिरावट और बढ़ेगा। इसके लिए बीसॉफ्ट के अंदर 265 वाला पुट 12 रुपए 40 पैसे 12 रुपए 50 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बीसॉफ्ट के अंदर सेलिंग प्रेशर है, कंटिन्यूसली दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों में भी दबाव है और पिछले 3-4 महीनों से भी कंटिन्यूसली दबाव है। 260 के नीचे का लेवल टूटते ही 250 रुपए से लेकर 245 रुपए तक के लेवल बीसॉफ्ट में यहां से आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। 272 275 ऊपर में रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटेगा नहीं तब तक स्टॉक वीक है। इसके लिए इसके अंदर ऑप्शन के जरिए 265 वाला पुट यहां पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 8 रुपए का, और ऊपर के अंदर इसके जो टारगेट बनेंगे 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टारगेट 265 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट का 265 का पुट खरीदारी करें 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 18 से 20 के टारगेट्स के लिए। यह है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। पुट ऑप्शन खरीदना है बिरला सॉफ्ट का। वापस से अब आने लगे हैं दीप, फटाफट सबसे शॉर्ट कॉल वगैरह फिर से आ रहे हैं। थोड़ा फॉर्म में आए सुमित जी, फॉर्म में आए किरण जी भी आ रहे हैं। तो 12 रुपये 50 पैसे भी लीजिए, 8 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस, टारगेट रखिए 18 और 20 का आपके लिए। बढ़ते आगे, वेदांता नतीजे पेश करने वाला है आज ही, बाजार बंद होने के बाद रिएक्शन आएगा सोमवार को। कैसे रहेंगे रिजल्ट्स पहले समझ लीजिए। आशीष तैयार है, अच्छे खराब या ऐसे ही? खराब सर, कमजोर। अच्छा, काफी कमजोर देखने को मिले, क्योंकि कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं जहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप एल्युमिनियम को देखें, जिंक देखें, लेड है, या ऑयल एंड गैस, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इनका जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट है इसमें पिछली तिमाही के मुकाबले इनका जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर 41% की ग्रोथ आपको नजर आएगी। लेकिन क्योंकि बिक्री ठीक ठाक हुई है तो आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो 17% का इजाफा यहाँ पर आपको नजर आएगा। कामकाजी मुनाफा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कीमतें घटी हैं तो सीधे तौर पर असर यहीं देखने को मिलेगा। 28% का कट है और साथ में मार्जिन में भी देखें तो 34% से घटकर केवल 21% के मार्जिन रह जाएंगे। मुनाफा भी देखें 53% घटकर 2735 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। सर ओवरऑल हर लिहाज से देखें तो नतीजे जो है काफी हद तक कमजोर है। नतीजे रहेंगे कमजोर, और इस कमजोर नतीजों पर एक बार राय ले ली जाए। किरण जी चार्ट्स देखिए, वेदांता रिजल्ट के पहले कुछ करना है कि नहीं?
अनिल जी कुछ नहीं करना है, एक रेंज में फंसा हुआ है। मेरा मानना है कि 278 275 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा और 300 एक बहुत बड़ा बैरियर रहेगा। तो मेरा मानना है कि इसके ऊपर या नीचे ही डायरेक्शनल मूव देखने को मिलेगा, तो तब तक के लिए अवॉइड लिस्ट में रहना चाहिए वेदांता। पर अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक के चार्ट देखते हैं तो चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई डिप मिलता है थोड़े से खराब नतीजे से या नतीजे अच्छे होने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आती है उसके बाद अगर थोड़ी सी गिरावट मिलती है तो उधर बाय करने की सलाह होगी। इवेंचुअली हम 300 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएंगे। पर राय आपके लिए आती हुई नतीजों से पहले मेटल्स जरा एक बार राय चोपड़ा साहब से भी लिया जाए। चोपड़ा साहब का फेवरेट हिंडाल्को तो है ही, लेकिन चोपड़ा साहब जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आए ढीले ढाले ही रहे, हालांकि स्टॉक नहीं गिरा वो अलग बात है। दूसरे नंबर्स आए आपके ये वेदांता के आने वाले, जिसका भी अनुमान थोड़ा ढीले ढाला वाली है। मेटल्स क्या करें सर, कुछ करना बनता है, लेना देना, या आराम से बैठे शांति से? अनिल जी मुझे लगता है मेटल्स में वो लोग रहें जो लॉन्ग हॉल के लिए हैं, जो लंबे समय के लिए हैं, और शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सरप्राइज करें कंपनीज, क्योंकि उस तरीके के रिजल्ट्स ना दिखें। मगर कोई अगर 2-3 साल की अवधि के लिए कहता है कि उसको वेदांता में एंट्री लेनी है या हिंडाल्को में लेनी, जो आपने कहा मेरा फेवरेट है, निश्चित रूप से है, तो ये मल्टी बैगर्स हैं। यहाँ से वेदांता डबल भी हो सकता है, हिंडाल्को डबल हो सकता है, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसी कंपनी आपको 100-101 रुपये में मिल रही है। यहाँ से वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 3 साल बाद ये 200-250 रुपये का दिखे। तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं ग्लोबली। कंजम्पशन का एक इशू है, क्योंकि काफ़ी खास करके टाटा स्टील की यदि हम बात करें तो उनका एक यूरोपियन एक्सपोजर बहुत बड़ा है, वहाँ पे समस्याएं काफ़ी हैं। तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी जैसे प्रॉब्लम्स सेटल डाउन होती हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, नो डाउट अब ग्लोबल कंपनीज चाइना के बजाय इंडिया को प्रेफर करेंगी, तो इन सब का बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा इंडियन कंपनीज को। और अगर आप हिंडाल्को की बात करें तो नोवेलिस के द्वारा, या अगर आप टाटा स्टील की बात करें तो कोरस के द्वारा, या वेदांता के भी ग्लोबल ऑपरेशंस हैं, तो जितनी भी अच्छी बड़ी मेटल कंपनीज हैं, वेदांता ऐसी कंपनीज कितनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। तो मुझे लगता है कहीं पे भी अगर लंबी अवधि का निवेश करना हो तो मेटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फिर मैं बोलना चाहता हूँ, मेटल्स की जो बुल रन अब चलेगा, मुझे लगता है कई सालों तक चलेगा। तो थोड़े समय के लिए हो सकता है कि ये निराश करें, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है, मगर जो लंबी अवधि के लोग हैं मुझे लगता है कि उनको किसी भी गिरावट में अच्छी जो टॉप रंग मेटल कंपनीज है वो खरीदनी चाहिए। टॉप क्लास मेटल कंपनियों को खरीदने का वक्त है, धीमे धीमे आराम से, ये मानना है चोपड़ा साहब का। बढ़ते आगे, वक्त है मेटल्स की बात निकली तो मेटल्स पे ही आपको और ज्यादा जानकारी देने का। बेस मेटल्स लगातार दूसरे दिन है कमजोर, वजह क्या है? नेहा हमारे साथ है बताने के लिए। नेहा बताइए। सब मेटल्स की बहुत जबरदस्त पिटाई हुई है 2 दिन पहले। जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो सब इसने आज गवा दी है। आज यूरोप के मार्केट खुलते ही एलएमई कॉपर $200 गिर चुका है, जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो गायब हो गई। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है जानना कि सिर्फ ये बेस मेटल्स ही नहीं, आयरन और स्टील रिबार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये प्री कोविड लेवल पर गिर गए हैं। 2 से 2.5 साल के निचले स्तर पर स्टील और आयरन और दोनों ही ट्रेड करते हुए दिखे हैं, और बेस मेटल्स तो सारे टूट ही गए हैं। जितनी तेजी थी वाइप आउट हो गई। अब हुआ ये क्यों है? ये इसलिए हुआ है कि डॉलर इंडेक्स में कम बैक है 111 के पास। अब डॉलर इंडेक्स वापस से लौटता हुआ दिखाई दिया है। चीन में लग रहा था कि स्थिति में सुधार है, लेकिन वुहान समेत बहुत सारी सिटीज हैं जहां पर लॉकडाउन प्रतिबंध वापस लौट आए हैं। मास टेस्टिंग वहां पर चल रही है, बिल्डिंगों को सील कर दिया है। आईएमएफ ने अभी लेटेस्ट जो अनुमान ग्रोथ को लेकर जताया है उसमें चीन का उन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट है वो घटा दिया। माना जा रहा है कि अगर ये नंबर्स सामने निकल कर आते हैं तो 40 साल में सबसे धीमी रफ्तार वाली ग्रोथ चीन में देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी सेक्टर वहां का बदहाल है। जीडीपी का 1/5 कंट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेक्टर से आता है और उसका निवेश इस साल अब तक 8% घट चुका है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने स्टील की डिमांड में और गिरावट की बात कही है। साल की शुरुआत उन्होंने कहा था 0.5% की रफ्तार से बढ़ेगी, अब 2.3% का कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। और जितनी भी लेड, जिंक, निकल स्टडी ग्रुप से उनका मानना है कि इन सब मेटल्स की भी यहां पर खपत गिरने वाली है। और हमने इस हफ्ते की शुरुआत में ही अपने दर्शकों को बताया था कि बड़े बड़े ब्रोकरेजेस और बैंकों ने अपना जो फोरकास्ट है अगले 6 महीने के लिहाज से वो मेटल्स पर घटा दी है। मतलब मेटल की डिमांड कमजोर रहेगी और सप्लाई की स्थिति टाइट होने के बावजूद ये स्थिति है कि क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है, इस वजह से कीमतों पर प्रेशर बना रहेगा। बात तो सही है, किसी को खरीदना ही नहीं है तो क्या करेंगे।
आज आयरन ओर के दाम टूट गए सर। हाँ, जोर से गिरे मार्च 2020 के लेवल पर, कोविड लो प्री पर। कोविड लेवल्स पे चले गए हैं और स्टील और ये कीमतें लगातार गिरती चली जा रही हैं, इस पूरे हफ्ते गिरती हैं। बाकी और कहीं रिसेशन आएगा नहीं आएगा, यहाँ तो आ रहा है, प्राइसेस में रिसेशन आ रहा है, ये साफ दिख रहा है। देखते हैं, चलिए इसी लिहाज से नतीजे भी कमजोर आने की उम्मीद, अभी हम वेदांता की भी बात कर रहे थे, लेट्स सी। लेकिन मेटल्स पर प्रेशर बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं, और ये लगातार रहेगा भी थोड़े और वक्त। ओके, बढ़ते आगे। कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन बढ़ता हुआ दिखा। हाँ, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, एक और बढ़िया खबर आने की तैयारी में डीप, और वो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी भी है। हर एक ट्रेडर के काम की है, हर एक इन्वेस्टर के काम की है, और आप खबर सुनेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और ये खाली मतलब ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं, ब्रोकर के भी काम की है। तो हमारे सारे पैनल पे भी एक्सपर्ट सुनेंगे, उनके लिए भी बड़ी काम की होगी। तो मैं थोड़ी देर में आपको वो खबर लेके आता हूँ, तब तक आइए स्टॉक्स जो एक्शन में। लो, मेटल्स की बात करें, टॉप लूजर टाटा स्टील, आज टाटा स्टील है सर, नंबर सारे मंडे को। हिंडाल को 2% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा बैंक निफ्टी पर दबाव बना रहा है, 2.5% ये नीचे, और एसबीआई 1.5% नीचे, एक्सिस बैंक 1.5% नीचे। तो थोड़े बैंक्स आज कमज़ोर हुए ज़रूर हैं, ये साफ दिख रहा है, यहाँ से भी प्रेशर आता दिख रहा है। फॉर ए चेंज रिलायंस आज 2.5% मजबूत होकर कोशिश कर रहा है निफ्टी को बचाने की। चोपड़ा साहब, 2515, क्या रिलायंस बचा पाएगा निफ्टी को, रिकवरी होगी, या बाद में ये कहेगा मैं भी जाता हूँ? अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार एक टाइट रेंज में है, और अगर रिलायंस नहीं बचाएगा तो आईटीसी बचाएगा, आईटीसी नहीं बचाएगा तो कोई और बचाएगा, कोई ना कोई ज़रूर बचाएगा। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स खराब नहीं हैं, अर्निंग्स जो हैं ठीक है, कई जगह सबड्यूड अर्निंग्स दिख रही हैं, उस मार्केट की एक्सपेक्टेशन हमेशा ही ज़्यादा रहती है। मैं तो जितने सालों से हूँ मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशन कभी कम हुई ही नहीं है किसी भी कंपनी से, तो मुझे लगता है कि मार्केट एक टाइट रेंज में रहेगा, और एक अच्छी संभावना है कि आपको यहीं कहीं मार्केट कंसोलिडेट होते हुए दिखे। तो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि 16,800 से हो सकता है 18,000 18,500 तक भी हमको दिखे, एक बार ऑल टाइम हाई भी क्रॉस करें, इसकी संभावना है। मगर इतनी खराब न्यूज़ डाइजेस्ट करने के बाद, वॉर्स की बातें डाइजेस्ट करने के बाद, इंटरेस्ट रेट्स बात डाइजेस्ट करने के बाद, मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा सा कॉशियस है। अभी एक मिड टर्म मीटिंग आ गई है आरबीआई की जो 3 तारीख को है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है मार्केट उसको लेके कंफ्यूज्ड है कि कहीं रेट बढ़ाने की बात तो नहीं करेंगे या क्या करेंगे। तो कभी कभी मार्केट में डर का माहौल होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पैनिक है, स्क्रीन पे भी ऐसा कोई पैनिक नहीं दिखाई दे रहा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल अच्छी कंपनियों में डटे रहें, निवेशित रहें, और खरीदारी करें। अच्छी कंपनियों में गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। जहां तक रिलायंस की बात है, मैं आज चार्ट्स भी देख रहा था, अच्छा लग रहा है। संभावना है कि एक बार 2600-2650 भी आने की संभावना दिखा रहा है रिलायंस। हालांकि रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं थे जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर फिर भी एक कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई कंपनी ज़रूर ऐसी होगी जो मार्केट को बचाएगी, और जो बिग विग्स हैं, चाहे वो रिलायंस हो, अभी जो एक्सिस बैंक की बात कर रहे थे, चाहे वो एसबीआई हो, आईटीसी हो, कोई ना कोई कंपनी में स्ट्रेंथ देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मार्केट में इस तरीके की गिरावट हुई ही नहीं है हमारे यहाँ पर, और ऐसा कोई बहुत बड़ा क्रैक देखने को नहीं मिला। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त रिलायंस पर। दीप, लग तो रहा है रिलायंस 1-2 दिन, ये मूव आज का नहीं है। अच्छा, सस्टेन मूव है, 1-2 दिन का है काम। अच्छा, लग रहा है थोड़ा चलेगा, लग रहा है अभी तो और चलेगा। 2650 के रेंज तक जाने की तैयारी हो रही। कितना दिया टारगेट बंसल जी, कुणाल जी ने? 2600 के, 2566 और 2600 आ जाएगा, लग रहा है। ये जो खरीदारी आज हो रही है रिलायंस में, ये थोड़ी ये खाली इंडेक्स वाली खरीदारी नहीं, ये कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट वाली खरीदारी है। अच्छा, ऐसा लग रहा है, एक्शन बन रहा है। हाँ, तो इस हिसाब से खरीदारी होती है। एनीवे, चलिए बढ़ते आगे। और जिस खबर का मैं आपको कह रहा था कि, और खबर जब ट्रेडिंग वेडिंग रुक जाती है किसी वजह से एक्सचेंजेस वगैरह पे, और उस पर तो मेरा पुराना याद ही होगा, चोपड़ा साहब को भी चोपड़ा साहब याद है ना वो पुराने दिन? जी, पुराने दिन याद है, की बात है। आपने बोला था कि आप बेझिझक बोलिए, आप बात घुमा के क्यों कर रहे हैं, और आप बात करिए। तो आइए, जो आपने मजबूती उस दिन दिखाई उसका असर दिख रहा है। देखिए, खबर सुना दूं पहले मैं आपको, फिर हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे पूरी खबर। एक एक्सचेंज में साइबर अटैक होने पर अब इन्वेस्टर्स दूसरे एक्सचेंज से सारे के सारे सौदे कर पाएंगे।
है ना इंटरेस्टिंग चीज़। मतलब अगर किसी भी साइबर अटैक की वजह से एक एक्सचेंज हो गया डाउन, दूसरी जगह कर लो। IIM बैंगलोर के समापन समारोह में आज सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। क्या है इसकी पूरी डिटेल्स बताने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ हैं इस वक्त। ब्रजेश बताइए, अब कोई टेंशन नहीं है, एक बंद हो गया तो हो गया, दूसरा तो चालू है। बिल्कुल, ये इस संभावना, इस आशंका को दरकिनार करने के लिए प्लान है कि साइबर अटैक कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कितनी भी तैयारी कर लें, आप ये नहीं कह सकते कि 100% नहीं होगा या करेक्ट नहीं होगा, या होगा तो हम पूरी तरह से उसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो एक पहले की तैयारी के हिसाब से ये प्लान है सेबी का। और प्लान ये है कि अगर एक एक्सचेंज में कहीं साइबर अटैक हुआ, साइबर अटैक होना और हार्डवेयर में प्रॉब्लम आना दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि हार्डवेयर में अगर प्रॉब्लम है तो आप डिजास्टर रिकवरी साइट से आप जाकर के उसको ऑन करके कामकाज शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर अटैक है तो वो डिजास्टर रिकवरी साइट को भी प्रभावित कर सकता है, दुष्प्रभाव डाल सकता है, सामान्य बना पाना कठिन होगा। तो उस परिस्थिति को टालने के लिए ये सेबी इस पर काम कर रही है कि एक एक्सचेंज में साइबर अटैक है तो यहाँ का जो भी क्लाइंट का ट्रेडिंग का जो डेटा है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो दूसरा एक्सचेंज है, जो सेफ है, सुरक्षित है, जहां पर कोई अटैक नहीं है, कामकाज सामान्य तरीके से चल रहा है, वहां पर उसके डेटा सेंटर में ट्रांसफर कर दिया जाए। और जब ये कंफर्म हो जाए, जब ये सेबी मान ले, जब ये एक्सचेंज मान ले कि उनका एक्सचेंज नहीं शुरू हो पाएगा साइबर अटैक की वजह से, तब सेबी अपना फाइनल क्लियरेंस दे और वहां से फिर ये होगा कि जो दूसरे एक्सचेंज का जो अफेक्टेड एक्सचेंज है उसका सारा डेटा दूसरे एक्सचेंज में कॉपी हो जाएगा और जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जिनको ट्रेडिंग करनी है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव उस साइबर अटैक का नहीं पड़ेगा। इसकी पूरी तैयारी चल रही है और जैसा कि जो बताया जा रहा है कि मार्च तक ये प्लान होगा कि उसकी लाइव टेस्टिंग कर ली जाए कि अगर ऐसे हालात बनेंगे तो उस वक्त ये जो डेटा कॉपी हो रहा है वो कितना सटीक कॉपी हो पाएगा, कितना अच्छा कॉपी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आगे क्या करना होगा ताकि जो मार्केट की फंक्शनिंग है उस पर कोई दिक्कत नहीं आए। और इस पूरे मामले पर सेबी चेयरपर्सन ने खुद क्या कहा, आइए सुनते हैं कि उनका क्या प्लान है इस पूरे साइबर अटैक की घटना को टालने के लिए और उसके असर से निपटने के लिए। Now, in a cybersecurity attack, it's your software that will get attacked. So, we worry a lot about this. Now, what have we done about it? We've actually gotten our two biggest exchanges to have in place a mechanism, and this is work in progress now. I think we'll go live by about March of next year, where you're now mitigating against software risk. So, all the data of every client's position and collateral which is there on exchange A is online, going and sitting in a storage box next to exchange B system in their data center. If exchange A goes down, and if SEBI determines that this is on account of software attack, meaning a cybersecurity attack, and it's not going to be possible for their DR site to come up in time, SEBI will press the button for that data to be uploaded into exchange B's system, their software. Okay? And now every participant in the market can operate on exchange B as though he was operating on exchange A. ये है बेहद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो सेबी करने जा रही है और जिससे कि पोजीशंस को आराम से स्क्वायर ऑफ किया जा सकेगा, खत्म किया जा सकेगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चोपड़ा साहब, आपका व्यू इस पर, और उसके बाद कुणाल जी भी करना चाहते हैं इस पर विशेष टिप्पणी। पहले चोपड़ा साहब। अनिल जी, 2-3 पॉइंट से बोलना चाहूँगा। एक अच्छी पहल है, पहली चीज़ कि साइबर अटैक संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे अटैक्स पहले एक्सचेंजेस पे हो चुके हैं और हालांकि भारत में हमने ऐसा कुछ नहीं सुना अभी तक, मगर अगर ऐसा हो तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें समय कितना लगेगा डेटा कॉपी होने में, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी की आवश्यकता है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार एक्सचेंज से टेक्निकल ग्लिच के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें समझ ही नहीं आती, ओपेक होता है, सामने दिखाई नहीं देता कि टेक्निकल ग्लिच है। वो टेक्निकल ग्लिच क्या है? तो मुझे लगता है कि एक एक करके इन चीज़ों पे यदि सेबी काम करे, एक्सचेंजेस काम करे तो अच्छा है। ये बहुत अच्छी पहल है और निश्चित रूप से ये ब्रोकर्स के लिए भी अच्छा है और जो निवेशक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार बेचारे
लोगों की पोजीशंस फंस जाती थी, शॉर्ट थी, लॉन्ग थी, कई लोग इंट्राडे ट्रेड्स करते थे तो उनका नुकसान हो जाता था। तो इस नुकसान की एटलीस्ट की परेशानी दूर होगी। इसके बीच में भी कई बार जैसे टाइम लॉस हुआ डेटा कॉपी करने में, तो उस टाइम लॉस में जो नुकसान हुआ वो कौन उसको कंपनसेट करेगा, कुछ एक सवाल है। बट अगेन मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी पहल है और इसी तरीके से निवेशकों के हक में एक्सचेंजेस को, सेबी को काम करना चाहिए, कर भी रही है और उन्होंने काफ़ी बदलाव देखे हैं पिछले 4-5 सालों में। तो बहुत ही अच्छी पहल है अनिल जी, और आई थिंक ये आपने जो मुहिम छेड़ी थी और इनमें सभी लोगों का, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का योगदान है और आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी चीज़ है। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब कुणाल जी, हाँ कुणाल जी भी विशेष टिप्पणी करना चाहिए। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बहुत गंभीर मसला है ये। और अनिल जी हाल में मैंने अनिल जी एक किताब पढ़ी, सबको पढ़नी चाहिए अनिल जी, शीर्षक है उसका दिस इज हाउ दे टेल मी द वर्ल्ड एंड्स, ये किताब का शीर्षक है। और अनिल जी इस किताब का मकसद ये है कि आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो अनिल जी साइबर वॉरफेयर के जरिए होंगे। अच्छा। और अभी भी हमने देखा जो रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो युद्ध हुआ है, इसमें भी अनिल जी बहुत बड़े पैमाने पर साइबर अटैक्स हुए हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो अनिल जी साइबर अटैक अगर होगा तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट पर ही अटैक होता है। तो ये जो चिंता है सेबी के अनिल जी बिल्कुल जायज है, और इस पर ये जो प्रोएक्टिव स्टांस है ये भी अनिल जी बहुत ही अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अनिल जी कभी भी ऐसा कोई संकट आता है तो सबसे पहले क्षति शेयर बाजार पर आ सकती है। दिस इज हाउ दे टेल मी द वर्ल्ड एंड्स, ये है पुस्तक का नाम जो कुणाल जी ने पढ़ी। कुणाल जी कितने पन्नों की किताब है और कितना समय लगा पढ़ने में सर? अनिल जी एग्जैक्ट पेज काउंट तो याद नहीं अनिल जी, कोई 450-500 पन्ने रहे होंगे। और अनिल जी पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता अनिल जी, अगर आदत है तो पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, और अगर बाजार सुस्त हो तो अनिल जी और जल्दी खत्म हो जाती है किताब। बंसल जी का ये कहना था कि 450-500 तो मैंने पूरे ग्रेजुएशन के टाइम पे एग्जाम में ही पूरे सब मिला के सब्जेक्ट नहीं पढ़े। तो क्या बंसल जी की सुविधा के लिए आप आधा घंटे में ये पूरी कहानी बता सकते हैं? कभी ऐसा मौका लगे, सैटरडे संडे आ रहा है कि आधा घंटे में पूरा बता दे भाई क्या है, क्यों बंसल जी? अनिल जी मैंने तो कई कहानियां सुनाई है अनिल जी। करेक्शन अनिल जी, आपकी कमेंट्री में अनिल जी। हेलो अनिल जी, मैंने रामायण से भी मोटी किताब आती थी एक रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल अनिल जी, और अनिल जी इतनी मोटी अनिल जी टिश्यू पेपर पर छपी होती थी वो, तो सोचो कि कितना कंटेंट होगा वो पढ़ी हुई है अनिल जी, हिंदी में इंग्लिश में। दूसरा अनिल जी, मैं आई हैव क्रॉस दैट एज ऑफ रीडिंग दिस बुक्स अनिल जी, इंग्लिश में अनिल जी, वो तो फार्मास्यूटिकल तो अनिल जी इंग्लिश में ही था। और दूसरा अनिल जी, आई हैव क्रॉस द एज ऑफ रीडिंग बुक्स अनिल जी, मैं वो उम्र अनिल जी क्रॉस कर चुका हूँ। मैं आजकल अनिल जी गाने सुनता हूँ, कुणाल जी की उम्र है, वो आराम से पढ़े और संक्षेप में अनिल जी सुनाए, हम भी अनिल जी पढ़ सकते हैं। वही तो मैं आपके लिए तो बोला कि आधा घंटे में बंसल जी को समझा देना, जब तक बंसल जी चाय पिए, या मतलब आप जब तक चाय पियो तब तक बंसल जी सुन लेंगे, और क्या है। आइए बढ़ते आगे, करते हैं मुलाकात सेठी साहब से। सेठी साहब सुस्वागतम, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। दो स्टॉक्स जिनमें खरीदारी करनी है, एक कैश मार्केट का और एक फ्यूचर्स का स्टॉक। फरमाएं सर। पहला अनिल जी, पहला स्टॉक है कैश मार्केट का जिसमें खरीदारी करनी है। स्टॉक का नाम है ताज जीवीके होटल्स, जो अभी 191, 192 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियन होटल्स और जीवीके ग्रुप। 7 प्रीमियम होटल प्रॉपर्टीज है इनकी, जिसमें 1362 कमरे हैं इसके पास, जिसमें से 4 होटल तो हैदराबाद में है, 3 ताज होटल है और एक विवांता, फिर एक होटल है चेन्नई में, एक चंडीगढ़, और एक जो अपने मुंबई एयरपोर्ट पे ताज सांता क्रूज है वो भी ताज जीवीके की ही होटल है। एक जबरदस्त ऑक्यूपेंसी लेवल्स दिखाई दे रहा है होटल सेक्टर में, फिर टैरिफ भी बढ़ी हुई है, तो इसका सबका इम्पैक्ट इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे उसमें देखने को मिलेगा। इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले 8 नवंबर को, और अभी हाल ही में हमने देखा जैसे पेपर सेक्टर के एक नतीजा आया सेंचुरी टेक्सटाइल्स का, जिसका पेपर डिवीजन ने अच्छा किया, और उसके बाद हमने देखा सभी पेपर स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी हो गई। मुझे लगता है एक भी होटल स्टॉक के अब नतीजे आएंगे तो उसके बाद पूरा सेक्टर रीरेट होएगा, और वैसे उसका जो रेप्लिका है डेल्टा कॉप, उसके नतीजे ऑलरेडी आ गए, बहुत अच्छे नतीजे थे, तो मुझे लगता है होटल सेक्टर के नतीजे इस क्वार्टर के बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस क्वार्टर में इस स्टॉक को इन लेवल्स में खरीदारी करने की सलाह है। और वैसे भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.35, अच्छी दर से कंपनी ग्रो हो रही है।
फिर आपके DIIs भी करीबन 4% ओन करते हैं, जिसमें क्वांट है, IDFC है, और इंडियन होटल्स इसमें 25.5% स्टेक ओन करती है। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 205 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए, 185 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए 185 के स्टॉप लॉस के साथ। और जो आप कह रहे हैं ना आपके DIIs इसमें खरीदारी करें, सेठी साहब हमारे तो DIIs है ही नहीं, हमारे तो रिटेल इन्वेस्टर हैं। DIIs FIs तो हमारे है ही नहीं, हम तो उनको पराया ही मानते हैं। क्यों? हाँ बराबर ना? हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं बोले DIIs तो खैर थोड़ा नहीं, वो सेठी साहब भी वैसे बोल रहे हैं जैसे भसीन साहब कहते हैं ना, हाँ, आपको ये दिलाया था, आपको दिलाया था। वो मतलब संबोधन करने का तरीका है। ओके, तो टाटा जीवीके टाटा ग्रुप की ये कंपनी यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से 205 के टारगेट के लिए। बताएं सर दूसरा स्टॉक। अनिल जी दिया था, ये तो भसीन साहब बोलते हैं आपको दिया था। हाँ। तो मैं तो कई बार सोचता हूँ आप रखते कहाँ पे इतने वो इसीलिए मैंने कहा कि जो भसीन साहब को इसीलिए मैंने वो एक्सप्लेन किया कि मतलब शो में दिया था। ऐसा मत समझ लेना कहा दिया था। तो इसलिए जैसे आपने शो में दिया वैसे ही सेम। जी सर बताएं। बिल्कुल अनिल जी, जो F&O का स्टॉक है आज का, एक एग्रीकेमिकल स्टॉक है यूपीएल के नवंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह। 715-16 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त कंपनी है, एग्री केमिकल्स और क्रॉप प्रोटेक्शन के सेगमेंट में है। इनके 13,600 प्रोडक्ट्स हैं अनिल जी। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्री केमिकल्स कंपनी है, 4थी सबसे बड़ी सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और 138 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है। और इनके जो प्लांट्स है वो भी अक्रॉस द वर्ल्ड है। भारत में तो है ही है, लैटिन अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, इस तरफ सब जगह है। फिर कंपनी का अच्छा खासा फोकस है डेट रिडक्शन में, और कुछ पूंजी जुटाने पे भी विचार कर रही है कंपनी, ऐसी खबरें चल रही है बाजार में। और अनिल जी इसमें FIs DIIs अराउंड 55-60% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें LIC है, JP Morgan है। इसके नतीजे आने वाले हैं 1 तारीख को, यानी कि मंगलवार को। मुझे लगता है नतीजे ये जिस हिसाब से बाकी भी फर्टिलाइजर कंपनीज के नतीजे आए हैं, मुझे लगता है अच्छे नतीजे रहेंगे इसके। तो इस स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 735 का मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है, और स्टॉप लॉस रखना है 700 रुपए का। तो 700 का स्टॉप लॉस लगाकर 735 के टारगेट के लिए करें खरीदारी UPL में। ये है राय आपके लिए। ये भी एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो बाजार के ट्रेंड के विपरीत मजबूत होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। बाजार भी अब निफ्टी पर फिर से हरे निशान में हम लौटते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स भी 75-80 अंक ऊपर है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी पर दबाव है ICICI बैंक, SBI की वजह से। अदरवाइज बैंकों में भी अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक अलग ही चाल चल रहा है, 1.25% मजबूत है। ये सारा का सारा एक्शन है। कर ले 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी कर लेते हैं सर। आइए अनिल जी की लेते हैं मार्केट स्ट्रैटेजी। और ये रिकवरी उस समय आ रही सर जब अमेरिकी फ्यूचर्स को ज़्यादा खास नहीं कर रहे हैं। 100 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 150 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, 1.25% की गिरावट वहाँ पर आ रही है। यूरोप के बाजार में देखेंगे अनिल जी तो आधे से 1% की वीकनेस है। और आज एशिया पर नज़र डालिए सर, हांगकॉन्ग 3.5% आज टूटा है, चाइना 2.5% टूटा है। तो एशिया की स्क्रीन आज काफ़ी कमज़ोर है। जापान 1% नीचे था, उसके बावजूद हमारे बाजार में उतना नेगेटिव रिएक्शन आपको नहीं दिखा। इनफैक्ट जो हांगकॉन्ग का टेक इंडेक्स है, IT इंडेक्स है, वो लाइफ लोज पर है। इतिहास में कभी इतने नीचे के लेवल पर नहीं है जितने नीचे के लेवल पर आज हांगकॉन्ग का IT इंडेक्स दिख रहा है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अक्रॉस द वर्ल्ड थोड़ी परेशानी झेल रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका के नंबर्स आए हैं कंपनीज के। अदरवाइज सर ग्लोबल मार्केट थोड़े सुस्त के माहौल में उस हिसाब से देखें तो हमारे बाजार फिर भी ठीक दिख रहे हैं। क्या डेटा कमोबेश कल जैसे बना है दीप, ऐसा लग रहा है 17,700 के नीचे बंद नहीं होंगे। अब तो 17,750 पर आ गए। कल भी हम लगभग इसी तरह की बात कर रहे थे, इसी समय यही बात कर रहे थे। एक बार 17,650 तक नीचे आए भी थे कल बाजार। तो आज भी सेम सिचुएशन है कि 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाएगी। क्यों मिलेगी? 17,700 के पुट पर 60 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 35 लाख शेयर हैं। 60 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें से 30 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी है। सो इसलिए 17,700 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाएंगे, इसकी संभावना पूरी है। अगर 17,700 के आसपास ऊपर कहीं भी क्लोजिंग होती तो हम अच्छे ही हैं, खराब नहीं है। ऊपर कितनी हो सकती है? ऐसा भी नहीं लग रहा कि 17,800 के ऊपर बंद होंगे, क्योंकि 17,800 के कॉल ऑप्शन में 71 लाख शेयर हैं, 34 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो ब्रॉडली अब से बचे हुए 1 घंटे में 50 मिनट में निफ्टी न तो 17,700 के नीचे जाकर बंद होने को तैयार है, न 17,800 के ऊपर निकलने का। हो सकता है डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी के साथ एक बार 17,800 को पार करने की कोशिश करे, या डाउ फ्यूचर 200 गिर जाए तो हो सकता है एक बार 17,700 के नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन बंद संभावना पूरी है कि इसी रेंज में होंगे। और उस लिहाज से जब आप बीचों बीच में हैं उस रेंज के 750 पे, तो कोई ट्रेड तो खास बनता नहीं बनता है ना।
नहीं बनता तो नहीं इस समय बनता। तो नहीं। मतलब जबरदस्ती लेने का मतलब भी क्या, अगर आपको मूवमेंट ना मिले तो ट्रेड न लेना, ट्रेड लेने से बड़ा डिसीजन है। यस, है ना? और इस बाजार में तो स्मार्ट डिसीजन भी इस बाजार में स्मार्ट डिसीजन भी है, अनलेस कि आपका आप ही की खुद की ब्रोकिंग फर्म है तो फिर तो क्या, ब्रोकरेज भी आप अपने लिए बना रहे हैं। फिर तो आप करें। हाँ, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस और कौन से टर्नओवर चार्जेस वो किसी और के लिए होंगे, एसटीटी वगैरह वो दूसरों के लिए होंगे, ये ध्यान रखें। ओके, तो ये 17,700 17,800 की रेंज इस वक्त निफ्टी पे नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 41,000 मेक और ब्रेक लेवल है, उसके नीचे आने पर थोड़ा सा मुश्किल है। संभावना बनती है कि हम कोशिश करें 41,000 के आसपास और उसके ऊपर बंद होने की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। 41,000 के पुट और कॉल दोनों पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख शेयरों का, और जबकि उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रिस्क बैंक निफ्टी में ज्यादा है। राइट, तो नीचे की रिस्क खुली तो है, 40,775 40,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए, और मेरे ख्याल से आज हम वहीं पर नीचे जाकर सपोर्ट लेते हुए नजर भी आए। सो ये बैंक निफ्टी में एक बार आप देख लेते हो आज का लो क्या है, 40,840 वही लो है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लग रहा है 41,000 के आसपास बंद होना चाहिए। ऊपर में 41,200 से 41,300 की रेंज में बहुत स्ट्रांग रुकावट है। इस रेंज में अगर 200-300 पॉइंट रिकवर होकर आता है तो वहां पर बैंक निफ्टी में आपको पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी चाहिए। ये आपके लिए लेवल्स है। समझ गया सर, ठीक है। फ्रेश ट्रेड अभी आखिरी 1 घंटे के हिसाब से ज्यादा कुछ ऐसा मूवमेंट दिख नहीं रहा कि आप बनाए। अगर बैंक निफ्टी अगर थोड़ा ही 100-125 पॉइंट ही अगर होना है, या निफ्टी में 50 ही पॉइंट अगर होना है इधर उधर, तो आप एंट्री एग्जिट अगर परफेक्ट ना करें तो बनाना पैसा मुश्किल है। तो इसलिए इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे रहना ठीक रहेगा। बिल्कुल, चलिए तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करिए तो करते हैं स्वागत भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। स्वागत है आपका वसीम साहब, नमस्कार। बताएं सर, पहले तो अपडेट्स आपकी तरफ से और साथ ही मार्केट पर राय भी। हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो देखिए मार्केट वॉलेटाइल है एज यूजुअल, डाउ और नॉस्टैक, और आपको कोई नई बात तो बतानी नहीं कि अमेजॉन और मेटा के नंबर, लेकिन ये सब प्राइस में है। एक आध दिन की कंसोलिडेशन है, अगले हफ्ते आपको पता है। मुझे लगता है जो फेड पिवट है दैट इज वेरी गुड, स्ट्रांगली गोइंग टू टर्न, और ऑल डिक्लाइंस आर बाइंग ऑफ। बाय द वे, आज ये मंडे को जो अगर डाउ यहीं पे बंद हुआ तो इट विल बी द बेस्ट रैली इन द लास्ट almost 5 years, highest best weekly rally, monthly rally जिसे कहते हैं। We have gained over 7.5%, और उस हिसाब से निफ्टी ने उतना ज्यादा कुछ किया नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज की डेट में फॉरेनर्स का भी रुझान लेने का है, ये प्रॉफिट बुकिंग एक मौका है लेने का। एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स 18,200 का पहले टारगेट जरूर आना चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है दैट इंडेक्स विल डेफिनेटली सी यू एन अपसाइड। और आप देख सकते हैं, अगर आप ऑटोज देखिए आज रिलायंस, आई थिंक द ब्रॉडर मार्केट में जैसे थोड़ी कूलिंग ऑफ फाइनेंशियल्स में हुई है, द ब्रॉडर मार्केट विल आउट परफॉर्म। आपको सुबह इंडिगो और जी कहा था, मैं अभी भी कायम हूँ। इंडिगो इज हिटिंग डेज हाई, वो अभी भी 1830 का टारगेट है, और जी नो ब्रेनर है अनिल जी, 280-285 का टारगेट आया ही आया। इसमें आप लेने की चेष्टा कीजिए। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूँ। जी सर, प्लीज बताएं। अनिल जी देखिए, गैस में गेल इज शोइंग यू वेरी गुड, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, और गेल में वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। साथ में मुझे लगता है गैस प्राइसेस जो उनका गैसप्रॉम के साथ अरेंजमेंट है दैट शुड बी अ बिग बेनिफिशियरी, एंड आई थिंक दे विल हैव वेदर्ड द वॉलेटिलिटी वेरी वेल। तो 88.5, 88.5 में गेल लीजिए, 85.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 95 रुपीज का भाव मुझे गेल में दिखता है। दूसरा पिक है नेस्ले। मुझे लगता है नेस्ले नंबर्स इन द एफएमसीजी वर स्टैंड आउट, और नेस्ले इज गोइंग टू न्यू हाइज। 21,000 का टारगेट है, 19,780 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 2 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, गेल और नेस्ले। यहां पर खरीदारी आप, ये राय आपके लिए बसीन साहब की तरफ से। 21,000 का टारगेट नेस्ले के लिए, गेल का टारगेट 95 रुपये 50 पैसे के आसपास का। ओके, आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है नायका के शेयर पर नजर डालने का। गिरावट लगातार दिख रही है, आईपीओ प्राइस के नीचे तो कल ही आ गया था, अभी और गिरा है। नया अपडेट क्या आया है, क्यों नायका लास्ट में गिरा है, जिसकी हम सुबह बात भी कर रहे थे। कुणाल जी बताया कि नहीं बताया आपने अब तक आशु जी को? नहीं अनिल जी, आशु जी को अभी तक मैं नहीं बता पाया अनिल जी, थोड़ी हिम्मत जुटा रहा हूं अनिल जी। वीकेंड पर कोशिश करिए,
दिल्ली में हमारे साथ आपके साथ चोपड़ा साहब हैं, मोदी जी हैं, हिमांशु जी हैं, बंसल जी हैं, जरूर तो बसीन साहब को भी रख लीजिएगा, लेकिन हिम्मत जुटा के काम कर लीजिएगा जरूर। आइए तब तक एक बार नायका में क्यों आ रही है गिरावट, नूपुर है हमारे साथ बताने के लिए तैयार, बताएं। सर कंपनी ने कल एक डिस्क्लोज़र दिया था और काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्क्लोज़र था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कंपनी के CTO है संजय सूरी जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, हाँ, और न्यू एज कंपनीज है तो टेक्निकल ऑफिसर जो होता है वो टॉप 3 में आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों गए छोड़ के। और इनकी होल्डिंग देखे ना कंपनी में तो 0.3% का स्टेक है, 0.14 करोड़ शेयर्स है इनके पास। तो क्या रीज़न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इस समय छोड़ के जा रहे हैं जब कंपनी का लॉक इन खत्म होने वाला है, काफ़ी दबाव में स्टॉक है और पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं आई थी। हालांकि ये एक कंपनी है पूरे न्यू टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में जितने भी लिस्टेड है जहां प्रॉफिट बनाती है। पिछले साल 41 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, लेकिन इनके जाने से काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि इनकी काफ़ी योगदान है इनका। 2016 में इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया था, उसके बाद से काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं वेबसाइट को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, बिजनेस को लेके, तो काफ़ी नेगेटिव है। सबका यही मानना है कि बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। हालांकि जो इन्हें रिप्लेस कर रहे हैं राजेश जी, वो भी काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनका 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है अमेजोन के साथ, लेकिन इस समय पर इनका छोड़ के जाना एक काफ़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है। स्टॉक की बात करें तो IPO प्राइस से नीचे आ चुका है, 62% डाउन है लाइफ हाई से। मंगलवार के दिन कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले, हो सकता है कि इस बार आपको काफ़ी बढ़िया दिखे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और 10 नवंबर को 1 साल का लॉक इन भी खत्म होने वाला है। वैल्यूएशन देखे, जब IPO आया था तब 125 टाइम्स पे था 1 ईयर फॉरवर्ड, अभी के करंट मार्केट प्राइस पे भी 112 पे है, लाइफ हाई पे 280 पे था, तो 100 के नीचे तो कभी गया ही नहीं है। अभी भी इतना महंगा? हाँ सर, गजब। चलिए, तो ये है नायका पे अब इशू प्राइस के नीचे ऑल बायर्स सेटिस्फाइड, जिसको जितना जितना लेना है इशू प्राइस के नीचे मिल रहा है। अभी भी 100 अभी भी है, यही तो बात है। करें तो क्या करें, यही तो बात, हमारा ITC इतना प्रॉफिट बनाता है। कुछ नहीं सर, लिपस्टिक महंगी आती है ना सिगरेट से। अच्छा। ये बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है वैसे कि एयरपोर्ट पे भीड़ बहुत है। पैर रखने की जगह नहीं है वैसा। वेरी गुड। नायका, किरण जी जरा चार्ट्स देखिए और राय दीजिए। और तब तक मैं, आप जब तक चार्ट्स कैश के निकाले तब तक एक बार जरा राय में चोपड़ा साहब से भी ले लूँ। चोपड़ा साहब, सिगरेट का सस्ता होना ये फायदेमंद है ITC के लिए, या लिपस्टिक का महंगा होना नुकसानदेह है नायका के लिए? वैसे इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में, मगर मेरा ये मानना है, और हमने पहले भी कई बार डिस्कशन किया न्यू एज कंपनीज के बारे में और इनकी अर्निंग्स के बारे में। और अनिल जी, मेरा बार बार एक ही चीज़ कहने की थी कि जब तक अर्निंग्स नहीं दिखेंगी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। पीछे हमारी जोमेटो की बात हुई थी तो 60 के आसपास मैंने ज़रूर बोला था कि अब जोमेटो मेरे को इस भाव पे बुरा नहीं लगता लॉन्ग टर्म के लिए। तो जोमेटो अच्छा है और धीरे धीरे ये प्रॉफिट की तरफ आएगा। मगर नायका का जो मॉडल है वो बहुत ही कमोडिटाइज्ड मॉडल है। इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं, मिंत्रा काम कर रही है, टाटा का न्यू ऐप है वो है, बहुत सारे लोग फैशन एक्सेसरीज ही बेच रहे हैं। तो इनके पास पहली चीज़ कुछ है नहीं, अलग सा कोई मॉडल नहीं है। दूसरा, अभी भी अगर आप देखें इस भाव पे भी 1137 की प्राइस टू अर्निंग है, क्रिमिनल है ये। मुझे लगता है कि इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन 46-47 हज़ार करोड़ का क्रिमिनल है। कोई रीज़न नहीं है। इतना सेल्स नंबर्स अगर आप देखें तो कहीं से भी सेल्स जस्टिफाई नहीं करती हैं। तो सेल्स नंबर्स होने ज़रूरी हैं, सेल्स के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर आप पूरे इतनी मार्केट कैप पे 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं तो 40 करोड़ के प्रॉफिट पे 47 हज़ार करोड़ का MCAP कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? अगर छोटे छोटे बिजनेस इतना प्रॉफिट बनाते हैं तो ये भी संभावना है कि यहाँ से भी काफ़ी नीचे ये स्टॉक देखने को मिले। मैं पहले से बोलता आया हूँ कि आई एम अ फैन ऑफ वैल्यू नॉट वैल्यूएशन। तो जहाँ पे भी वैल्यू दिखती है टाइम लग सकता है वैल्यू में, मगर जैसे आपने ITC का नाम लिया, मुझे लगता है कि किसी भी एक साल में ITC आपको वंडर्स दिखाएगा।
और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आईटीसी। ऐसा नहीं है कि आईटीसी में किसी को नुकसान हो रहा है, 7-8% का डिविडेंड यील्ड आ ही जाता है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न देती है। बट अगेन अगर आप एफएसएन ई कॉमर्स की बात करें, नायका की बात करें, तो यहाँ पे तो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ है कैपिटल का। तो ना फंडामेंटली ना टेक्निकली मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। आइए नायका के चार्ट पर किरण जी तैयार है हमारे साथ। किरण जी फरमाएं सर। अनिल जी, चार्ट पैटर्न तो बहुत खराब है। जब तक हम 1200 के नीचे है तब तक कहाँ पे बॉटम मिलेगा ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न नहीं देखने को मिलता तब तक बाइंग की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो बाय एंड डिप्स वाली रणनीति वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फ्री फॉल है, कहाँ रुकेगा ये मालूम नहीं है। तो अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा और जिनके पास है उनको बाहर निकलने के लिए सलाह होगी। ओके, 1200 के ऊपर आकर ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही ताकत का पहला संकेत दिखेगा, जो कि अभी जल्दी में होने वाला है नहीं। उससे पहले थोड़ा और नीचे जा सकता है। थैंक यू वेरी मच करें, ये ज़्यादा बढ़िया है ये राय किरण जी की। और इस बीच जापान से एक बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है। जापान के नए प्रधानमंत्री ने $260 बिलियन का बड़ा राहत पैकेज, यानी कि 26,000 करोड़ डॉलर का एक राहत पैकेज ऐलान किया। और इसकी वजह महंगाई को काबू में लाना है। महंगाई की समस्या पूरी दुनिया में है, जापान में भी है, और वो चाहते हैं कि महंगाई कम हो। इसके लिए $260 बिलियन, $260 बिलियन, कितने करोड़? 26,000 करोड़। 26,000 करोड़ ये तो डॉलर है। अब रुपए में करो तो 80 से और 2,60,000 और उसको 80 से ओहो, यानी कि 20 लाख करोड़ का पैकेज अंदाज से। थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का पैकेज। ओहो, कितनी बिंदियाँ आती पता नहीं इसमें। 20 लाख करोड़, ये है आपके लिए बड़ा राहत पैकेज का ऐलान आता हो। अनिल जी, इन्फ्लेशन को स्टिमुलस से कैसे लड़ेंगे? वही तो सरप्राइजिंग है। मतलब जितना पैसा सिस्टम में डालो उल्टा उससे महंगाई बढ़ती है। तो पता नहीं, या तो क्या ऐसा कुछ वो सप्लाई चेन ठीक करें, या कहीं कोई ऐसा डायरेक्ट रिलीफ कुछ, हाँ वो बफर बनाए कि भाई फॉर एग्जांपल दाल हम 100 रुपए में इंपोर्ट कर रहे हैं, बांटेंगे 70 में, 30 रुपए का वो हम ऐसा पैकेज में से दे देंगे। ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे महंगाई कम दिखे। राइट, समथिंग लाइक दैट। और तो क्या कर सकते हैं, वैसे स्टडी करना चाहिए। अरे बग्गा साहब से पूछेंगे, अच्छा आइडिया है। हाँ करेक्ट, अगले हफ्ते करेंगे। हाँ, बग्गा साहब से पूछेंगे ठीक है कि क्या करेंगे ऐसा जिससे महंगाई कम होगी। आइए तब तक बात करते हैं कोल इंडिया की, जिसे लोग समझते थे कोयला। ये कोयला है नहीं, कोयला है नहीं, हीरा है। हीरा बिल्कुल हीरा है सर। अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। उससे पहले नितिन जी है हमारे साथ फोन लाइन पर, बिल्कुल उनके लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारकर। स्वागत है आपका नितिन जी, बताएं सर क्या है इरादा? अनिल जी, यहाँ पे 17,800 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे जो 136 से 137 में मिल रही है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 105 के, और टारगेट हो सकते हैं 200 रुपए का। अब मैं पुट ऑप्शन लेने के पीछे रीजन मुझे क्या दिखा, एक तो हम ये देख रहे हैं कि 17,800 पे कॉल राइटिंग आज काफी हो रही है, जहाँ पे इस एक्सपायरी में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। दूसरा डेटा ये दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में 20% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और ये ओपन इंटरेस्ट एडिशन सुबह के 1 घंटे में हुआ था जब बैंक निफ्टी 41,500-600 के आसपास फ्यूचर्स था, और अभी 41,100 के आसपास फ्यूचर्स है। तो इसका मतलब है कि ये 20% जो ओआई एडिशन है ये रोलोवर्स के बाद हुए हैं, और ये एक नया शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। बैंक निफ्टी 41,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो एक इमीडिएट छोटी करेक्शन हमें मिल सकती है, और वो करेक्शन 17,700 तक की हो सकती है फ्यूचर्स में, यानी 100 पॉइंट की करेक्शन पॉसिबल है। इसलिए हम 17,800 की पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीद रहे हैं। ओके, 17,800 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय 136 रुपए पर, 17,800 से थोड़ा सा नीचे 40 पॉइंट नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। ये राय नितिन जी की आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में कुणाल जी और राकेश जी आपको पिक ऑफ द डे देंगे भी, लेकिन उससे पहले जिस कोल इंडिया को आप समझते थे कोयला, वो हीरा निकला है। भले ही वक्त लगाया हो, लेकिन पैसे बना के दिए, और वो इसलिए आज हम उसका जिक्र करें। वो अपनी इशू प्राइस, आईपीओ प्राइस से ऊपर निकल चुका है। डेटा क्या कह रहे हैं, और क्या आईपीओ प्राइस से ऊपर निकलने के बाद इस स्टॉक की री रेटिंग के आसार हैं? क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं आशीष बताइए। सर इस साल का तो सच में हीरा है, क्योंकि 66% का रिटर्न साल की शुरुआत से अब तक दे दिया है, और दूसरा निफ्टी का टॉप गेनर है जहां पर बढ़िया रिटर्न्स बने। कोई लेने को तैयार नहीं था 125 में।
आज देखो 250 में लाइन लगी आ गया सर। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ फैक्टर्स लग रहे हैं जिससे लग रहा है कि स्टॉक में और भी तेजी आपको आ सकती है। एक तो 245 के ऊपर निकलेगा तो आईपीओ प्राइस का जो है ब्रेकआउट यहाँ पर आएगा, लेकिन लगातार 3 तिमाहियों से अगर आप देखें तो नतीजों का ट्रेंड भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये जो दूसरी तिमाही है इसके भी मैं अगर अनुमान बताऊं आपको तो यहाँ पर भी इनके जो मार्जिन है इसमें आपको 14% से बढ़कर अभी करीब 17% रहने का अनुमान है। यानी इस बार के भी जो नतीजे आएंगे वो आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। दरअसल काफी लंबे समय से जो कोल शॉर्टेज की बातें चल रही है, सप्लाई की दिक्कतें हो रही हैं, इसके चलते जो ई ऑक्शन प्रीमियम है या फिर ई ऑक्शन रियलाइजेशन से इसमें एक लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बार भी अनुमान है कि अच्छे नतीजे इसके दम पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सर बड़ी री रेटिंग जो होगी कोल की इंडिया की तो उसको होगी कोल गैसिफिकेशन के चलते। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से कोल गैसिफिकेशन कोल इंडिया के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पीएसयू के साथ टाई अप किया है तो इससे एक बड़ा फायदा होगा। और साथ में अगर आप देखें तो ऐसे वोलेटाइल बाजार में एक चीज जो आपको बहुत बढ़िया कंफर्ट देती है वो है डिविडेंड यील्ड। और डिविडेंड के मामले में कोल इंडिया एक पूरी डिविडेंड मशीन है। 7% की डिविडेंड यील्ड अभी भी आपको मिलती है। करीब 29,000 करोड़ का कैश हो। लोग कहते हैं कि कोल इंडिया ने पैसे बनाकर नहीं दिए, 245 पर अभी आया, लेकिन इसकी 2010 में लिस्टिंग हुई थी और वहां से अगर अभी तक देखें तो स्टॉक ने 191 रुपए का डिविडेंड टोटल दे दिया। तो स्टेबिलिटी तो है सर, थोड़ी सी कम तो है, देखो स्टेबिलिटी है। आप ट्रैक करते हो, लिंक लेके आए, इसका मतलब नहीं कि मैं आपका मतलब आंख बंद करके मतलब मैं समर्थन कर दूं। 191 रुपये दिया डिविडेंड, 191। तो मतलब आप बेसिकली 10 साल में आपको 200 रुपए मिले, 190 रुपए 245 पे, यानी कि आपकी कैपिटल लगभग इससे ज्यादा उतना नहीं सर, ऐसा नहीं है कि 10 साल में पहली बार ये 245 के पार निकला। इससे पहले भी शायद 400 वगैरह के हाई भी मारे हैं। एक बार 400, ये तो 3.5 साल के हाई पे दोबारा आया। अच्छा, अभी वापस आया इतना, मतलब फिर तो ठीक बात है। फिर तो और वो तो पहले होता भी था, हर साल 250 आता था, 125 आता था, 250 आता था, 125 आता था। तो जो 125 में लेता है उसको कभी नुकसान नहीं होता। और 250 में अब तक लोगों ने जब बेचा है 250-300 की रेंज में वापस मिल भी जाता है। चलो ठीक, ये है कोल इंडिया आपके लिए। कोल इंडिया जरा किरण जी चार्ट्स पर राय फरमाए। अनिल जी, आज सवेरे ही कॉल दिया था, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, पर मेरा मानना है कि अभी भी इस स्टॉक में बिल्कुल दमखम है, अभी भी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो अभी अगर किसी के लॉन्ग पोजीशन अभी भी है तो आपका थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 239 पोजिशनल व्यू के हिसाब से। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 250, ये पार करेगा तो फिर नई जान इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। आपके लिए कोल इंडिया, इस पर रखिए नजर। आईपीओ प्राइस पर आपको 3.5 साल बाद वापस आते हुए दिख रहा है। आइए एक पिक ऑफ द डे, इनफैक्ट अनिल जी ये तो पिक ऑफ द वीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज दे रहे हैं तो ये मंडे के लिए काउंट होगी। हाँ, तो पिक ऑफ द वीक होनी चाहिए। बिगुल बजाओ, फिर क्लियर करते हैं इनसे। बिगुल बजाएं पहले। हाँ, नहीं पहले पूछ लेते हैं राकेश जी कुणाल भाई साहब, आप पिक ऑफ द डे देना चाहते हैं आज फ्राइडे के दिन, प्लीज क्लैरिफाई, पिक ऑफ द डे माना जाए या पिक ऑफ द वीक माना जाए? नहीं अनिल जी, इसको ये पूरा क्वालिफाई करता है अनिल जी पिक ऑफ द वीक के लिए। और कंपनी अनिल जी छोटी मोटी नहीं, और अनिल जी कंपनी को छोटी मोटी नहीं है, ऑटो इंश्योरेंस भी बनाती है अनिल जी, ऑटो इक्विपमेंट भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बनाती है, डिश वॉशर भी बनाती है। तो अनिल जी वाइड रेंज है, सब चीजों को क्वालिफाई करता है अनिल जी। हाँ, फिर तो ठीक है। आपके फेवरेट प्रोडक्ट पिक ऑफ द वीकेंड मान लीजिए, पिक ऑफ द वीकेंड। नहीं, अब तो बंसल जी के फेवरेट प्रोडक्ट बनाने वाली डिश वॉशर टाइप की कंपनी है, तो फिर तो पिक ऑफ द वीक ही मानी जाएगी। ओके बिगुल। मुझे तो आइडिया नहीं कौन सी कंपनी जो डिश वॉशर बनाती है। एक कुणाल जी, राकेश जी को छोड़ के किसी को आइडिया कौन सी कंपनी डिश वॉशर बनाती? सुमित जी सामने देख के बताएं जल्दी से, गूगल कर लोगे नहीं तो आप। अनिल जी अभी वो बोलेंगे तभी समझ में आएगा अभी तो। अच्छा ओके, हिमांशु जी आइडिया दे रहे हैं। हिमांशु जी कौन बनाता है डिश वॉशर? अनिल जी मुझे लगता है बॉश बनाती होगी शायद। ओके, और किसी का कोई अंदाजा? चोपड़ा साहब या किरण जी? अनिल जी मेरे को इतना आइडिया भी नहीं एक्चुअली सब चीजों के बारे में। अब बोल के फायदा नहीं, पहली बार में तुरंत निकल के आना चाहिए, बाद में सब सोच समझ के बोलते हैं। हाँ, वैसे दिल्ली वाले हिमांशु जी ने ही बताया, तो अब पता नहीं आंसर सही है गलत। जी कुणाल जी, राकेश जी बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। नहीं अनिल जी, हिमांशु जी ने बिल्कुल ठीक बताया। और एक चीज अनिल जी ऐड करूंगा, कंपनी बॉश ही है, पिक ऑफ द डे पिक ऑफ द वीक बॉश है। टेक्निकल पैटर्न तो अनिल जी बढ़िया है, बट इसकी वॉशिंग मशीन भी अनिल जी सस्ती होती है और इसका डिश वॉशर भी सस्ता है।
एज कंपेयर टू सीमेंस। अनिल जी एमएनसी कंपनी है, एमएनसी कंपनी से अगर प्राइस कंपैरिजन करेंगे तो प्रोडक्ट अनिल जी इसके सस्ते हैं, और वो जो गाड़ी के वाइपर होते हैं अनिल जी वो भी सस्ते ही मिलते हैं दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में। ये तो अनिल जी अलग हो गया, लेकिन टेक्निकली देखें तो बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल है और स्टॉक काफी बड़ी तेजी दिखाने का दमखम रखता है। 17,500, 17,750, 17,900 की तरफ जा रहा है, तो बॉश को खरीदें, इसको मिस मत करें। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरे दिल के बड़ी करीब स्टॉक है बॉश, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है नीचे के लेवल्स पर। यहां पर भी एक बड़ा ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, ब्रेकआउट 16,000 के ऊपर हुआ है। स्टॉक कूच कर रहा है 17,600, 17,800 के लेवल्स की तरफ, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 15,900 पर, 15,900 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 16,500 का, दूसरा टारगेट 16,800 का। खरीदारी की राय है बॉश में। और साथ ही अनिल जी आपको याद दिला दूं कि मारुति अनिल जी जहां पर फ्लाइंग सॉसर पैटर्न बना था वो वाकई में उड़ान भर रहा है अनिल जी, तो उस पर भी गौर फरमाए अनिल। अरे वो मैं गौर फरमा ही रहा था, जिसने बीच में दूसरे काम आ गए। ये कौन सा वाला, इसका चार्ट वापस बताओ जरा मुझे, क्या नाम बताया था? फ्लाइंग सॉसर क्या था, जरा लिखवाओ। उड़न तश्तरी अनिल जी, फ्लाइंग सॉसर। अरे हमको अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी वाला बताओ। फ्लाइंग सॉसर अनिल जी, फ्लाइंग सॉसर, ओके, फ्लाइंग सॉसर अनिल। अगली बार आपके या पैनल पे किसी के भी ये फ्लाइंग सॉसर वाला पैटर्न आए तो प्लीज मुझे स्पेसिफिकली बताना। ये अरे क्या गजब भागा मारुति, 250 रुपए ऐसे, 250 300 रुपए भाग गया। नहीं 250 नहीं, ज्यादा भाग गया, ज्यादा भागा सर, 9,500 हो गया। ये वाला पैटर्न पहले तो कभी नहीं आया कुणाल जी, आज ही आया। अनिल जी देखिए, सॉसर तो कई बार बनते हैं अनिल जी, लेकिन फ्लाइंग सॉसर अनिल जी विशेष सॉसर है ये, तो ये अनिल जी कम बना है और इसकी चर्चा भी अनिल जी बातों बातों में बात निकल गई, तो जबरदस्त मोमेंटम बना है अनिल जी। प्लीज आगे से बताना जरूर है ये वाला पैटर्न आया तो, जैसा एक वो आपका डायमंड पैटर्न आया था आईसीआईसीआई बैंक पर, याद है? और जबरदस्त था। उसके बाद एक दो बार और दूसरे याद है ना कुणाल जी? उसके बाद एक दो अनिल जी आपको, मैं तो सब अच्छी बातें सब याद रखता हूँ आप लोगों की, खराब वाली भूल जाता हूँ, अच्छी वाली तो सारी याद रखता हूँ। आइए बढ़ते आगे। बहुत ही बेहतरीन कॉल और बहुत ही बढ़िया पैटर्न पकड़ा कुणाल जी ने आज आपके लिए मारुति पर। सन फार्मा की सब्सिडियरी कंपनी टैरो फार्मा के नतीजे हैं एकदम कमजोर, खतरनाक, बहुत ही बुरे वाले। और उसके बाद सन फार्मा हो गया नीचे, आज है लगभग 2% डाउन। नूपुर बता रही कि टैरो के खराब नतीजों की क्या वजह है और इसका सन फार्मा पर क्या असर पड़ना है, नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, नतीजे काफ़ी ख़राब आए। टैरो फार्मा जो सब्सिडरी सन फार्मा की, अनुमान से काफ़ी ख़राब नंबर आते दिखे। अगर नेट रेवेन्यूज़ की बात करें तो $16 करोड़ का एस्टिमेट था, वो 13 करोड़ के आसपास आती दिखी है। और जो गिरावट है, कंपनी ने क्लियरली कहा है यूएस में जो प्राइसिंग प्रेशर्स है, प्राइसिंग इरोशन है, उसके चलते इतना बड़ा इम्पैक्ट दिखा है। हालांकि एक छोटा सा वन टाइम एडजस्टमेंट भी है, लेकिन उसको भी हटा दे तो भी नंबर्स काफ़ी ख़राब है। कामकाजी लेवल पर तो कंपनी ने इस बार लॉस दिखाया है करीबन $7 मिलियन का। पिछली बार $1.4 करोड़ का मुनाफा था और नेट लेवल पर भी इस बार कंपनी घाटे में आ चुकी है मुनाफे से, तो काफ़ी ख़राब नंबर्स आते दिखे टैरो की तरफ से। अब सन फार्मा के नंबर्स आने वाले अगले हफ्ते मंगलवार के दिन, तो एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो कामकाजी मुनाफा 2,780 करोड़ के आसपास आ सकता था, लेकिन अब टैरो के नंबर्स इतने कमज़ोर हैं, हो सकता है ये अनुमान आपको दिखे यहाँ भी 5% से 5-6% से कम होते नंबर्स यहाँ पे आते दिखेंगे। ऑलरेडी मार्जिन्स का जो एस्टिमेट था वो काफ़ी कम था, 27% के मार्जिन्स थे पिछले साल, वो कम होकर 24-25% आने वाले थे। हो सकता है वहाँ भी आपको काफ़ी प्रेशर आते इस बार दिख सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर नज़र। टैरो के नतीजे थोड़े अनुमान से कमज़ोर है। सुबह हम देख रहे थे स्टॉक में कमज़ोरी भी बनी हुई थी, आज भी कोई रिकवरी के आसार नहीं है, 2% नीचे ही है सन फार्मा इस समय। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 637 रुपए, 638 रुपए, 637, 638। स्टॉक का नाम है मजगांव डॉग, मजडॉग जिसका सिंबल है। मजगांव डॉग के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक तेजी के बाद कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन के बाद अब वापस से अपसाइड मूव यहां से रिज्यूम करने वाला है।
स्टॉक के अंदर यहां से खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग पोजीशन होल्ड करें। मजगांव डॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा। नीचे में जो इसका सपोर्ट है 618 रुपए 620 रुपए पे है, तो 618 का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा और अगले हफ्ते तक ये स्टॉक में मोमेंटम बनना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 660 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 675 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। ट्रेडिंग के लिए यहां से खरीदारी करें 618 के स्टॉप लॉस से 660 675 के टारगेट्स के लिए 4-5 दिन का व्यू लेके खरीदारी करें मजगांव डॉक। बिल्कुल, मजगांव डॉक पर खरीदारी करें। वापस ये काउंटर मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है और अच्छी मूव मजगांव डॉक में बन रही है। कैश काउंटर्स फिर से आपको रेडार पर रखने हैं अपने। आरईसी में एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, जरा इसको पुल अप करिए। कल हमने देखा था स्टॉक नतीजों के बाद थोड़ा एक्शन दिखा रहा था, आज 3% ऊपर है, सरप्राइज गेनर आज सुबह से। हालांकि हम हाईलाइट कर रहे थे कि पीएसयू काउंटर्स में मूव है। हिमांशु जी जरा आरईसी का चार्ट देखें 100 के लेवल पर आते हुए इस समय। हिमांशु जी आपके लिए सवाल था सर, आरईसी। ओके सॉरी। देखिए, एक अच्छी करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 95-96 का लेवल था वो ब्रेकआउट का, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा मूव बनते हुए नजर आया है। मेरा मानना है कि स्टॉक में 104-105 रुपए तक की अपसाइड बनते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर जिनके पास तेजी की पोजीशंस हैं बने रहें। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि कोई अगर डिप मिलता है 97-98 के आसपास, तो वहां पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है 95 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 95 के स्टॉप लॉस के साथ डिप पर खरीदारी करें। ये है आपके लिए आरईसी पर राय। एनटीपीसी पर रखिए नजर, कल आने वाले हैं इसके नतीजों से पहले स्टॉक एक्टिव हो रहा है। 10 लाख शेयर्स के आपके सौदे भी होते हुए दिख रहे हैं एनटीपीसी पर। डेज हाई पर एनटीपीसी भी ट्रेड कर रहा है। कल है इसके नतीजे, एक बार जरा इसके चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए कि ये काउंटर यहाँ से कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। किरण जी जरा देखें सर एनटीपीसी का चार्ट 175 का लेवल। एनटीपीसी परसों ही रेकमेंड किया था दीप, और जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है मैं मानता हूं कि इधर से और हायर लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। हालांकि हमारे टारगेट्स जो 170 का कॉल ऑप्शन नवंबर का लेने की सलाह दी थी, वो टारगेट्स दोनों ही हासिल होते नजर आ रहे हैं। पर जिस तरीके का मूव है मैं मानता हूं कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। शायद रिजल्ट के एंटिसिपेशन में ये स्टॉक चल रहा है और बहुत ही क्रूशल लेवल्स पे आ गया है, ऑल टाइम हाईज के बहुत नजदीक है। ऑल टाइम हाई लेवल्स लगभग आते हैं 185 के आसपास आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल से वहां तक 185 तक के रेजिस्टेंस लेवल्स खुलते नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर एक नई दिशा देखने को मिलेगी। तो करंट लेवल्स पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। अभी 174 का भाव है कैश में, 171 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इस्तेमाल करें आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे, और 180-185 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए एनटीपीसी पर राय। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, निफ्टी ऑटो में एक शानदार मूव देखने को मिली है थैंक्स टू मारुति, और साथ ही साथ एक और स्टॉक जो कि बहुत ही अच्छी वीकली क्लोजिंग दे रहा है वो है भारत फोर्ज। मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते स्टॉक में एक अच्छा मूव बनता हुआ नजर आया था, और इस हफ्ते जिस तरह से स्टॉक सारे तमाम रेजिस्टेंस के बाद अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास क्लोज देने की तैयारी कर रहा है, इसके लिए हम नेक्स्ट वीक के लिए तेजी की पोजीशन को कैरी करने की सलाह देंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन की स्ट्रेटजी है जी, 850 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी, जो कि अभी 27 रुपए के आसपास ट्रेड करती है। तो इसको 25-27 की रेंज में एक्यूमुलेट करके चले। 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 35 रुपए और 40 रुपए के दो टारगेट्स भारत फोर्ज की 850 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए भारत फोर्ज। ये काउंटर भी हमें अच्छे एक्शन में दिख रहा है, इनफैक्ट लाइफ हाई के करीब आ रहा है, इस पर रखें नजर। एक ब्रेकडाउन आया है आज बलरामपुर चीनी के चार्ट में, जरा इसको पुल अप करते हैं। 0.7% की गिरावट है और वर्टिकल फॉल थ्रू द डे आपको बलरामपुर चीनी में दिखा है। कहीं भी कोई रिकवरी के आसार इस पर नहीं आए हैं। डेज लो पर ट्रेड कर रहा है बलरामपुर चीनी। इतना खराब नहीं था पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा, बट उसके बाद ये गिरावट इस पर भारी होती हुई दिखी है। कुणाल जी क्या चल रहा है सर बलरामपुर चीनी, जरा चार्ट पर नजर डालें आज की जो वर्टिकल फॉल है। देखिए बहुत बड़ा ब्रेकडाउन चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है दीपांशु, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक फाइनल सपोर्ट स्टॉक के लिए 305 के रीजन में है, जो कि 2021 का इसका एक मेजर सपोर्ट रीजन है। तो मुझे लगता है कि 300-305 के आसपास कुछ सपोर्ट आना चाहिए,
लेकिन जिस तरह के मोमेंटम के साथ गिरावट आ रही है, बहुत मुमकिन है कि आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिले। तो खरीदारी की, बॉटम फिशिंग की बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, स्टॉक को स्थिर हो जाने दें। बहुत मुमकिन है कि आपको 300 के नीचे के लेवल्स बलरामपुर चीनी में देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में कॉशन के साथ ट्रेड करें। ओके, तो ये है बलरामपुर चीनी, बहुत ही तगड़ी गिरावट है। आज द्वारिकेश के भी नंबर बड़े खराब है। यस सर, वहां से वीकनेस। शुगर में तो हम बात कर ही रहे थे कि हम पहले बोला कि शुगर के नंबर सब जो आएंगे स्ट्रेंथ नहीं है। एथेनॉल के ही नंबर है, शुगर में तो नंबर खत्म हो गया, वो पैसा बन ही नहीं रहा है खास कुछ भी। आई थिंक तब से ही था, जब से ये एक्सपोर्ट कोटा लगा था, तब से ही बोल दिया था कि जो सेक्टर का पॉजिटिविटी थी वो चली गई। एग्जैक्टली, हाँ, हमने तब ये बोला था कि जो सेक्टर को लेके एक जो बड़ा पुश था वो इथेनॉल की स्टोरी पे जितना है वो रहेगा ही रहेगा, बाकी ठीक है, ये आपके लिए आता हो। तो चलिए, ये है रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, वो है साटिन क्रेडिट केयर, 11 करोड़ से 57 करोड़, 11 करोड़ से 57 करोड़, 5-6 गुना मुनाफा, 6 गुना मुनाफा, 5 गुना, 11 से 57 करोड़। माय गॉड, जबरदस्त, बहुत ही तगड़े नंबर्स नजर आ रहे हैं। साटिन क्रेडिट केयर, कुणाल जी चार्ट्स निकालिएगा, आप जरा देखिएगा, स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड भी कर रहा है, नंबर्स बहुत ही जबरदस्त आते हुए दिखे। 11 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 57 करोड़ आता होगा। NBFCs, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, बैंक्स, मतलब जो उधार देने के बिजनेस में हैं, उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं गजब पूछिए मत। तो बहुत ही तगड़े रिजल्ट दिख रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। साटिन क्रेडिट के आपके सामने ये नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। बाकी डिटेल्स भी हम रखेंगे आपके सामने कि किस तरह से आय 325 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़ आई है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, ये आपके सामने आंकड़ा। लेकिन मुनाफे का आंकड़ा बहुत 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 ज़बरदस्त है, और ये आपके सामने। कुणाल जी चार्ट्स बताएं सर। अनिल जी, हमारी दिल्ली की कंपनी है, बहुत समय से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रही थी, और अनिल जी अब इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 150 के ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है, और बहुत संभावना है अनिल जी की स्टॉक में आपको और ऊपर अपसाइड देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ है इसके पीछे काफी बड़ा बेस है। तो मेरी राय होल्ड करने की है, जिनके पास है बिल्कुल बने रहें। ये स्टॉक 185-190 के स्तर भी आपको दिखा सकता है, तो मौजूदा स्तरों पर बने रहने की मेरी राय है साटिन क्रेडिट के। ओके, तो ये है आपके लिए साटिन क्रेडिट केयर, जिस पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन में आ सकता है, ज़बरदस्त स्पाइक आ रहा है, नतीजे अच्छे रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम स्टेबल है, बट ओवरऑल नंबर्स में आपने देखा है बढ़िया इम्पैक्ट है। और बाय द वे, नंबर्स के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से मारुति पुल अप करना पड़ेगा, क्योंकि 9,500 का लेवल मारुति आपको क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो बढ़िया मूव्स मारुति में आ रही है, नतीजों के बाद का जो रिएक्शन है। स्क्रीन पर हमने करीब 400 रुपये की मूव देखी, जब से नंबर्स आए तब से अब तक जबरदस्त मोमेंटम मारुति का आपको दिख रहा है। आइए, टाटा स्टील, इसकी बात चल भी रही थी, कमजोर हैं आज सारे मेटल स्टॉक्स। टाटा स्टील इसके आएंगे नंबर्स मंडे को। आशीष से जान लेते हैं कैसे रहेंगे टाटा स्टील के नंबर्स। आशीष बताइए क्या अनुमान। दीपांशु, इस बार जो है मेटल कंपनी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार से कीमतें घटी हैं, लगभग सभी के नतीजे जो है कमज़ोर आ रहे हैं। टाटा स्टील भी देखिए कोई दूसरा केस नहीं है, यहाँ पर भी आय में केवल 4% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इनका जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर 40% का बड़ा हिट है। मार्जिन भी देखिए 27% से घटकर करीब करीब 16% के मार्जिन जो है कंसोल लेवल पर देख रहे हैं बाजार के जानकार जो है। और मुनाफे में भी देखें तो 66% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। कहाँ एक तरफ पिछले साल आप देखिए 12,548 करोड़ का मुनाफा था, जो इस बार घटकर 4,160 करोड़ हो जाएगा। एबिटा प्रति टन अगर डॉलर के लिहाज से भी देखूं तो करीब करीब $301 से घटकर $94 रहेगा, यानी करीब 70% की गिरावट यहाँ पर है। लेकिन कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर जो इन्होंने NINL का अधिग्रहण किया था, तो वहाँ पर कैसी कमीशनिंग है, वहाँ पर क्या प्रोजेक्ट्स हैं, इसके ऊपर जानकारी लेना अहम होगा। इसके अलावा जो पाउंड में बेरिशनेस आई है, गिरावट आई है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे मिटिगेट करेंगे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन नतीजे अगर आप देखें तो ऑपरेशनली बेहद कमजोर आएंगे। ओके, ऑपरेशनली कमजोर रहने की उम्मीद है, वही मेटल की सारी कहानी वही है। लेकिन मजबूत नतीजे जो आ रहे हैं वो ऑटो कंपनी के आ रहे हैं। और आज भी मारुति के नंबर्स के बाद बॉश पर कॉल अभी कुणाल जी की तरफ से आया। भारत फोर्ज, ये भी एक स्टॉक है जिसमें ज़बरदस्त एक्शन है। भारत फोर्ज पर एक फंडामेंटल राय मैं लेना चाहता हूँ चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब, क्या ये स्टॉक कमाल करने को तैयार है? देखिए, इसका एक मेजर पार्ट एक्सपोर्ट्स भी है, तो भारत में ही नहीं मगर विदेशों में भी ये अपना सामान बेचते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो ऑटो नंबर्स की बात हो रही थी, जब मेटल प्राइसेस बढ़े तो एल्यूमिनियम में, स्टील में काफ़ी तेज़ी आई, तो सारी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के रेट 1 से 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक बढ़ा दिए। और फिर सडनली हमने देखा कि ये जो स्पाइक था 2021 का, वो बहुत तेज़ी से नीचे आया, 30-40% का करेक्शन भी देखा हमने मेटल्स में, मगर गाड़ियों के जो रेट हैं तो वो नीचे नहीं किए गए।
उसके बावजूद इस बार फेस्टिव सीजन सेल्स बहुत ही अच्छी थी ऑटो की, तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते हुए मारुति के जैसे नंबर्स हैं या और दूसरी कंपनीज के नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रिटेल प्राइस या जो बेचने का प्राइस है वो कम नहीं किया, इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई, तो वो भी एक मेजर रीज़न है। कमाल ऑलरेडी कर चुका है अनिल जी, अगर आप देखें इसके बॉटम से तो करीब करीब इसने 600 रुपए का बॉटम बनाया था। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मई के महीने की बात कर रहा हूँ। तो मई से लेके अभी अक्टूबर तक ऑलरेडी ये 200-250 रुपए चल चुका है, और ये एक अच्छी संभावना है कि ये 900 सवा 900 तक भी जा सकता है। तो अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, कंपनी भी अच्छी है और मैनेजमेंट भी अच्छी है। कल्याणी इज़ अ वेरी गुड मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि अच्छा करना चाहिए। यहाँ से भी लगभग 50 से 100 रुपए तक की तेजी बन सकती है। ओके, तो यहाँ से भी अच्छी तेजी बन सकती है। अभी खरीदारी की भी राय आई थी, बट आइए बंधन बैंक के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑन द फेस ऑफ इट आप कह सकते हैं कि हाँ, घाटे से मुनाफे में आए बैंक। 3000 करोड़ के घाटे के सामने आपको 210 करोड़ का मुनाफा दिखेगा, बट अनुमान बाजार का 800 करोड़ के मुनाफे का था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो अच्छे नंबर्स नहीं है, एटलीस्ट मुनाफे के फ्रंट पर जहां तक बंधन बैंक का सवाल है। तो मुनाफे में जरूर आया घाटे से, बट अनुमान से कमजोर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम, यहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम आपकी करीब 2200 करोड़ की आती हुई दिख रही है। अगेन अनुमान से कम है, क्योंकि हमारा अनुमान 2530 करोड़ का था। एसेट क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ है, उसी लेवल पर है। 7.25% के ग्रॉस एनपीए अभी आपको 7.19% पर दिख रहे हैं तिमाही दर तिमाही के आधार पर। तो ऑन द फेस ऑफ इट फर्स्ट कट डिसअपॉइंटिंग नंबर्स दिख रहे हैं जहां तक बंधन बैंक का सवाल है। अनुमान से कमजोर है और एसेट क्वालिटी में भी कुछ ज्यादा पहला बैंक है जिसके गंदे नंबर्स हैं। हाँ, यस सर, एब्सोल्युटली। मतलब एक तो पहले से ही मतलब बंधन बैंक आजकल लोगों को पसंद नहीं आ रहा, बिल्कुल। उसके ऊपर से ऐसे खराब रिजल्ट, और उसके ऊपर से भी ऐसे खराब रिजल्ट तब जब सब अच्छे दे रहे हैं। मजा नहीं आया। नहीं, मजा क्या, बहुत ही खराब नंबर है। मतलब किसी भी लिहाज से आप देखिए, एसेट क्वालिटी हल्की सी स्टेबल है, वो सबकी है आजकल। एसेट क्वालिटी कोई देखता ही नहीं है। निम्स देखते हैं एक बार कैसे आते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा 750-800 करोड़ के सामने सिर्फ 200 करोड़। मतलब ये तो मजाक ही है, ये बहुत ही कमजोर नंबर है। इवन नेट इंटरेस्ट इनकम भी अनुमान से कम है। हाँ, ये भी कम है ना। 2200 करोड़ की अनुमान 2530 करोड़ का था। तो मतलब इसका मतलब बिजनेस हो ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि या तो फिर ये आसाम और उधर जो बाढ़ वाला मामला जो बड़ा हुआ है ना, उस चक्कर में मुझे लगता है कि स्टॉक पर मार ज्यादा पड़ी है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। कुशल बता सकते हैं, कुशल के इलाके का है। कुशल क्या हो इतना खराब कैसे? वहाँ पे इस चीज़ का तो डेफिनेटली खराब ही था, क्योंकि सिचुएशन वहाँ पर काफ़ी दिन तक ये चला था बाढ़, और काफ़ी लोग इम्पैक्ट हुए थे। 6 या 7 लाख तो ऑन एन एवरेज हम लोग देख ही रहे थे उस टाइम। ये देखो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तिमाही दर तिमाही 8 से 7%। इस वक्त लगभग सारे बैंक्स अपने निम्न से इम्प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पर कम घट कर आए। तो क्वालिटी वाइज बंधन बैंक ये डाउनग्रेड का शिकार होने की पूरी संभावना है। अपडेट उतना खराब नहीं था सर। हाँ, बिजनेस अपडेट उस समय चला भी था, पता नहीं अब नंबर्स इतने खराब कैसे आए सर। राइट, लग रहा है आई थिंक थोड़ा प्रोविजनिंग प्रेशर भी होगा, और वैसी जो आप कह रहे हैं सर, वैसी रिकवरी नहीं रही है जैसा शायद बाजार ने अनुमान लगाया था। क्योंकि इनकी क्रेडिट ग्रोथ तो ठीक थी, लोन्स एंड एडवांसेस इनके ठीक थे, बट कहीं ना कहीं रिकवरीज पर डेफिनेटली इम्पैक्ट है, और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ फंड्स वहाँ का भी लग रहा है कि इम्पैक्ट होगा। नंबर्स भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बट एक बार चार्ट्स पर तो राय ले ही जाए। सुमित जी, एक बार चार्ट देखेंगे सर बंधन बैंक के 2.5% नीचे इस समय। दीपांशु देखिए, चार्ट्स के ऊपर कुछ खास स्ट्रक्चर बन नहीं रहा तेजी की तरफ के लिए। चार्ट्स का स्ट्रक्चर भी वीक ही है। पिछले 1-1.5 महीने के अंदर स्टॉक ने गिरावट दिखाया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ और वापस से सेलिंग प्रेशर ही बन रहा है। 260 के नीचे अगर इसका लेवल ब्रेक होता है और ये क्लोजिंग दे देता है तो फिर स्टॉक में गिरावट आएगी और 250 के लेवल भी टूटेंगे। स्टॉक में ऊपर में 275 के आसपास का रेजिस्टेंस है। 275-280 का लेवल ऊपर में टूटता है तो ही इसमें तेजी बनेगी, नहीं तो इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट अभी नहीं करना चाहिए। 260 का लेवल इमीडिएटली टूटता है तो 250-240 तक के लेवल आने वाले दिनों में बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग अवॉइड करें, फिलहाल कोई भी लॉन्ग नहीं करे बंधन बैंक में, कोई भी लॉन्ग नहीं करें। और अनिल जी, एक फिगर जो दिख रहा है परेशानी वाला, वो प्रोविजनिंग इनकी बढ़कर आई है। 642 करोड़ से बढ़कर 1280 करोड़ की इनकी प्रोविजनिंग आती हुई दिखी है। तो वो एक डेफिनेट फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहा है। जो आप कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब बाकी बैंक्स की एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, इनकी देख लीजिए सर, 642 करोड़ से बढ़कर 1280 करोड़ की प्रोविजनिंग आई है। आई थिंक मुनाफा भी इसी का इम्पैक्ट मुनाफे में भी आपको आते थे। तो बिल्कुल, तो ये है बंधन बैंक के कमजोर नतीजे, कमजोर नहीं बेहद कमजोर नतीजे आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। आइए 3-20 की स्ट्रेटजी कर ली जाएगी। बिल्कुल सर, लेते हैं अनिल जी की 3-20 स्ट्रैटेजी।
डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे थे थोड़ी देर पहले, 60 पॉइंट नीचे आपको दिख रहे हैं। 1.25% कमजोर है नैस्डैक, वो नो सरप्राइज क्योंकि अमेजॉन की गाइडेंस कमजोर थी। 13% हमने देखा था पोस्ट मार्केट अमेजॉन टूटा था तो उसका इंपैक्ट आएगा। एप्पल के नतीजे हालांकि थोड़े बेहतर थे, तो देखते हैं आज क्या होता है। यूरोप अनिल जी 0.5% नीचे है, कच्चा तेल $96 पर है, रुपए ने अपनी गेन्स गिव अप कर दी हैं। तो वैसे कुछ ज़्यादा खास या ठीक ठाक तो दिख नहीं रहा है सर। हमारे बाजार ने रिलेटिवली होल्ड आउट करा है अब कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। क्या करके जाना है, वीकेंड भी है। देखिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं, निफ्टी तो बढ़िया ही बंद हो रहा है, 17,800 के करीब बंद हो रहा है, 55 पॉइंट ऊपर। तो अभी भी निफ्टी में तेज़ी का रुझान बरकरार है। लॉन्ग पोजीशन के लिए 17,600 का पुट ऑप्शन रखें। अगर आप शॉर्ट हैं तो 18,000 का कॉल ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट उधर की आपको रिस्क मैनेज करनी है, बट अभी भी लॉन्ग पोजीशन की तरफ दिक्कत वाली बात नहीं है। और निफ्टी डे लो पर बंद भी नहीं हो रहा, इनफैक्ट डे हाई की तरफ जाकर बंद होने की कोशिश कर रहा है। 17,800 पे बंद अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा सा ढीला, 41,000 के आसपास हल्का सा नीचे बंद होगा, शायद एवरेज क्लोजिंग वहाँ आएगी। सो ठीक है, बैंक निफ्टी पहले थोड़ा ज़्यादा भागा भी है और एक आध दिन अगर आराम करता है तो कुछ गलत भी नहीं है। सो आई थिंक स्टेबल है मार्केट, दोनों तरफ के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो इक्वल है। अमेरिकी बाजार 5-6 दिनों से अच्छे चल रहे हैं, हो सकता है एक आध थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए भी, तो सोमवार सुबह आपको डॉव फ्यूचर्स थोड़े बेहतर दिख जाएंगे। तो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखें, जो भी आपकी है फ्रेश मंडे को बना लें, अभी जो है उसको कैरी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कैरी कर लें। यस यस यस, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट हर बार की तरह जैसे अनिल जी कहते हैं हेज जरूर बना के जाइएगा पोजीशन को संभालने के लिए। आइए भारती एयरटेल, इसके आने वाले नंबर्स, इंडस टावर्स तो हमने देखा बाजार ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, बट भारतीय एयरटेल के नंबर्स ऑफ कोर्स बाजार इग्नोर नहीं करेगा। कैसे रहेंगे नंबर्स, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या अनुमान है। नंबर्स अच्छे ही रहने का अनुमान है दीप। यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर आप इंडिया वायरलेस की ग्रोथ देखेंगे तो 2.5 से 3% की एक्सपेक्टेड है, और साथ ही एयरटेल अफ्रीका की भी लगभग 3-3.5% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और ये सभी नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम देख रहे हैं। जहाँ तक आय की बात है, 33,800 करोड़ पर कंपनी रेवेन्यू डिक्लेयर कर सकती है। कंपनी की मार्जिन 50.6-50.7% पर स्टेबल रहेगी पिछली तिमाही के मुकाबले, एंड कंपनी का मुनाफा 2,327 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, यानी कि पिछली तिमाही के मुकाबले लगभग 45% की ग्रोथ रहेगी। बट लार्जली ये नोट करने वाली बात है कि अदर एक्सपेंसेस जो थे पिछले तिमाही में काफ़ी बढ़कर आए थे, जिस वजह से आपको यहाँ पर प्रॉफिट फिगर पिछले क्वार्टर का कम दिख रहा है। आरपू 187 पर आ सकता है, लगभग 2 से 2.25% की ग्रोथ। एंड यहाँ पर आगे यही देखना है कि 5G रोल आउट कंपनी कब करती है। तो लार्जली हर एक फ्रंट पर नंबर्स बेहतर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। बेहतर नंबर बेहतर साइड पर। ओके, भारतीय एयरटेल अच्छे नंबर से रह सकते हैं। चलिए ये अच्छी बात है, स्टॉक भी अपने लाइफ हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। चोपड़ा साहब, भारतीय एयरटेल एक अच्छी रैली हुई थी, उसके बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, नंबर से पहले कोई राय सर? चोपड़ा साहब आपका ऑडियो म्यूट है सर। जो आरपूस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और नो डाउट मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर बेस एडिशन भी हुआ होगा। और 5G लॉन्च किया है एयरटेल ने, जो मुझे लगता है अब धीरे धीरे बहुत तेज़ी से फैलेगा ये नेटवर्क। तो अच्छी संभावना है कि आपको लाइफ हाई की तरफ जाते हुए दिखे, 900 की तरफ जाते हुए दिखे। तो भारतीय एयरटेल पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है, क्योंकि आरपूस जैसे मैंने पहले बोला कि पिछले 3-4 सालों से यदि आप देखें, 3 सालों में आरपूस में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हुआ है, देखने को मिला। और सब्सक्राइबर एडिशन निश्चित रूप से हुआ है। वोडाफोन ने और बाकी दूसरे जो ने लूज़ किए कस्टमर्स, वो भारतीय एयरटेल को और जियो को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए आने वाले कुछ महीनों में। ओके, थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। सुमित जी के तो रेडार में एक्टिवली रहते हैं। सुमित जी, चार्ट्स पर एयरटेल। दिवांशु, मुझे लगता है भारतीय एयरटेल आने वाले समय में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। 850 का लेवल टूटने के बाद 850 से लेकर 875 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में भारतीय एयरटेल में देखने को मिलेंगे। और स्टॉक का स्ट्रक्चर वैसे भी बढ़िया ही है, तो कोई भी डिप आता है तो इसके अंदर खरीदारी करके ही चलना चाहिए। डिप पर खरीदारी करें, यह आपके लिए भारतीय एयरटेल। नंबर्स भी जैसा कुशल कह रहे थे, चोपड़ा साहब भी कह रहे थे, अच्छे रहने चाहिए आपके लिए। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज का स्टार परफॉर्मर है मारुति सुजुकी। नंबर्स के बाद जबरदस्त रैली, 400 रुपए की रैली स्क्रीन पर बनी है। 5% ऊपर मारुति क्लोज हो रहा है। नंबर्स भी अच्छे आए थे, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बाजार को संभाला है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि अच्छी मूव के साथ निफ्टी क्लोज हो रहा है। 3% ऊपर था रिलायंस आज के ट्रेड में, अच्छा एक्शन वहां पर बना है। अपोलो हॉस्पिटल्स, एनटीपीसी कल नतीजों से पहले पॉजिटिव। हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया वापस अपने आईपीओ प्राइस पर। ओएनजीसी, पावर ग्रिड, ये सारी पीएसयूज हैं जो आज जबरदस्त एक्शन में आपको दिख रही थी। इसके साथ ही एमएनएम, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स एंड ऑफ कोर्स मारुति
टाटा मोटर्स भी एक्टिव रहा। तो ऑटोज की तरफ से आज बढ़िया सहारा, पीएसयूज की तरफ से बाजार को बढ़िया सहारा मिला है और चुनिंदा फाइनेंशियल्स और बैंक से जैसे कि कोटक बैंक है, एचडीएफसी है, एलएनटी, इसके भी नंबर्स आएंगे मंडे को। उससे पहले ये स्टॉक भी आपको एक्टिव दिख रहा था। गिरावट कहां से आई है? अगेन कुछ बैंक से जो कमजोर थे, इसके साथ ही मेटल्स में आपने वीकनेस देखी है। टाटा स्टील नंबर से पहले कमजोर, जेएसडब्ल्यू स्टील इसमें आपने कमजोरी देखी है। आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों दिग्गज बैंक कमजोर थे। एक्सिस बैंक भी 1.25% गिरा है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस दोनों में आपने गिरावट बनती हुई देखी है। फिर भी ओवरऑल ब्रेथ बाजार की पॉजिटिव ही थी। 35 निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। वायदा कारोबार में देखेंगे तो मारुति के अलावा आरईसी आज का स्टार रहा, 3.5% ऊपर। हनीवेल ऑटो में आपने खरीदारी देखी थी। मैक्स फाइनेंशियल, कमिंस, पेट्रोनेट एलएनजी, पीएफसी, सिंजीन, गेल, इस पर बाय कॉल भी आई थी। इसके साथ ही बॉश, ओबरॉय रियल्टी, यहाँ पर अच्छा एक्शन देखा आपने। एमआरएफ, बड़े बड़े काउंटर्स में आज आपने मूव देखी है थोड़ी सी। और ऑफकोर्स आइशर और ओएनजीसी तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। डॉक्टर लाल पैथलैब्स भी एक और काउंटर था जहां पर मूव दिख रही थी। इंटरग्लोब एविएशन में खरीदारी रही। बीएचईएल बैन से बाहर हो चुका है, वहां पर भी आपने एक्शन देखा। पर गिरावट थी। बलरामपुर चीनी वन वे फॉल, 7% ऑलमोस्ट बलरामपुर चीनी आपको नीचे दिखाए। एसबीआई कार्ड्स नतीजों का रिएक्शन 5.5% का कट। टाटा केमिकल्स नतीजों और कॉनकॉल का रिएक्शन 4% का कट। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, एनएमडीसी, पेज इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसपीएल, इंडिया सीमेंट्स, दालमिया भारत, इप्का, लॉरस। तो फार्मा, सीमेंट, मेटल्स यहाँ के पर जम के पिटाई हुई है। ऑफ कोर्स आईटी, परसिस्टेंट सिस्टम्स देखिए ये स्टॉक फिसल रहा था और बाकी सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स गिरे हैं। फर्स्ट सोर्स में भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। कैश मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा आपको एक्शन बनते हुए देखा था आज के ट्रेड में। नतीजों के लिहाज से भी हम देख रहे थे कई सारे स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे थे। इन्फीबीम, आरबीआई से एग्रीगेटर लाइसेंस मिला 20% के सर्किट पर। धानुका एग्री 1 तारीख को बायबैक पर बोर्ड बैठक है, अच्छी मूव इस पर भी आई है। स्पार्क, एजिस लॉजिस्टिक्स जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खरीदारी रही। केसी इंटरनेशनल, ऑयल इंडिया, टीम लीज, जी शिपिंग और साथ ही आई थिंक छठा स्ट्रेट डे है जहां निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हो रहा है सर। 17,800 के जस्ट उधर ही प्रोविजन क्लोज आ रहा है। बैंक निफ्टी भी 41,000 के ऊपर ही प्रोविजन क्लोजिंग देता हुआ सर। मेरी उम्मीद से तो बढ़िया क्लोजिंग हुई है आज। उम्मीद से बेहतर है क्योंकि मतलब 17,800 के करीब बंद होना अचीवमेंट है। मतलब इस तरह के मार्केट में ये क्लोजिंग बढ़िया मानी जाएगी। अच्छा, इस हिसाब से खराब नहीं है क्लोजिंग। जिस तरह से पूरा दिन भर ट्रेड के आखिरी 1 घंटे में हमने अच्छी रिकवरी दिखाई। लगातार छठे दिन बीच में एक दिन वो 74 पॉइंट नीचे बंद हो गया था ना। हाँ, बीच में 25 तारीख को, दिवाली के दूसरे दिन जब आपका काम करने का मन नहीं था उस दिन, इसलिए याद भी नहीं। इसलिए याद नहीं। बाकी लगातार ऊपर बंद हो रहा है, बट ठीक है। फिर भी 7 में से 6 दिन ऊपर बंद होना अपने आप में बड़ी बात है ना। 1 2 3 4 5 नहीं, 8 में से 7 दिन, 8 में से 7 दिन बंद हुआ, बिल्कुल ठीक है सर। 9 में से 8 ले लेते हैं। 9 में से 8 दिन। अच्छा, 9 में से 8 दिन। हाँ, 9 में से 8, सॉरी मैंने बैंक निफ्टी भी उसमें गिन लिया, तो 8 में से 7 दिन बराबर। 8 में से 7 दिन ऊपर बंद हुआ है निफ्टी। बहुत ही बढ़िया बंद क्लोजिंग, किसी भी लिहाज से क्लोजिंग खराब नहीं। 41,000 के आसपास बैंक निफ्टी भी बंद हो रहा है, तो कोई हिसाब से खराब नहीं, तो बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फाइनल क्लोजिंग 17,786, 50 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी पर हुई है समाप्ति। 300 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी, ठीक 41,000 पर। 40,990, 41,000 ही से माना जाए। एसजेएक्स निफ्टी सॉरी अभी जरूरत नहीं है। और सेंसेक्स 203 अंक ऊपर 1/3% की मजबूती के साथ मिला जुला कारोबार हफ्ते के आखिरी दिन। और इस पूरे रनअप की अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग आपको मिली है निफ्टी पर। विदा लेने का वक्त। चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय देने के लिए। किरण जी और साथ ही हिमांशु जी का भी शुक्रिया। सोमवार सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।